बच्चों क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या आपको? यस सर। डायरेक्टली आते हैं। कॉन्सेप्ट कुछ कुछ हमने पढ़ा था कल, थोड़ा मेरा तबीयत खराब था, बहुत बहुत ही ज्यादा खराब था। आज अच्छा लग रहा है, सो विल प्रोसीड विद फुल ऑन एनर्जी। ओके, तो आप तैयार रहिए, कॉपी पेन के साथ तैयार रहिए, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक है ना? डायरेक्टली नीट क्वेश्चन करेंगे, विल गेट टू नो हाउ मच इजियर इट बिकम्स। यस और नो? यस रेस्पॉन्ड। सर। यस सर। ओके, तो चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, शुरू करते हैं। ओके, सो टू चार्जेस, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जैसे ही आपको मैं बोलूंगा आप शुरू कर दीजिए सॉल्व करना, ठीक है? ठीक है। टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू, दूसरा है बच्चों माइनस क्यू, ठीक है ना? दूसरा क्या है? माइनस क्यू। दोनों दे आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, लेट अस टेक इट एज आर। ओके, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एफ। दोनों के बीच में जो फोर्स है वो एफ है। इफ 25% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, आपने क्या किया, ए से बी तक, ए से लेकर बी तक 25% चार्ज ए से निकाल के बी में ट्रांसफर कर दिया। समझो बात को? नाउ द न्यू फोर्स, दोनों के बीच में जो नया वाला फोर्स होगा वो कितना होगा? क्विक ट्राई कीजिए इसको। सब लोग सुन पा रहे हो ना मेरी बात बच्चों? यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ओके, ट्राई कीजिए इसको। 1 मिनट टाइम है, 1 मिनट के अंदर ट्राई कीजिए। ओके, कुछ कुछ स्टेप हुआ ना? जी। ओके, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं अभी। देखिए वो क्या बोल रहा है, टू चार्जेस वर देयर, एक था प्लस क्यू, दूसरा था माइनस क्यू, ए और बी नाम दिया है उसको, उनके बीच में जो फोर्स था वो एफ था। आपने 25% ऑफ चार्ज ए में से 25% चार्ज लेके बी पे ट्रांसफर कर दिया, यानी कि कितना किया? ए पे चार्ज कितना था? क्यू, उसका 25% निकाल लिया आपने। क्यू का 25% कितना होगा? 25/100 इंटू क्यू। ये सुनो बच्चों, यस तो सर। आपने क्या किया, Q/4 चार्ज को ट्रांसफर कर दिया ए से लेके बी तक। तो फाइनल सिचुएशन अभी क्या होगा? फाइनल सिचुएशन क्या होगा बताइए? इसमें कितना चार्ज होगा? Q माइनस Q/4, Q/4 निकाल दिया है ए से, इसमें कितना हो जाएगा? माइनस क्यू प्लस Q/4। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इस पे तो माइनस क्यू चार्ज था ना? ये सुनो, यस सर। तो ये हो जाएगा 3Q/4, इसमें हो जाएगा बच्चों माइनस 3Q/4। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये यस सुनो, सर। अब अगर इतना हो गया तो नया वाला फोर्स जो होगा, नया वाला फोर्स कितना हो जाएगा? के 3Q/4 इंटू माइनस 3Q/4। माइनस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि माइनस साइन जो है वो क्या शो करता है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स। फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, समझ रहे हो ना बात को? यस एक सर। पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस तो वही रखा है। तो बताइए, ये हो गया 9/16 आ गया बाहर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये तो आपका फोर्स था ना, इनिशियल फोर्स था, इनिशियल यस फोर्स था, समझ रहे हो? तो 9/16 टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स हो जाएगा। ये हो गया खत्म। ये 2019 का क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? ऑप्शन सी। यस और नो? यस सर। आ गया सबको समझ में? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, इस क्वेश्चन को छोड़िए। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। मैं क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन में से ही क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को निकालेंगे हम, ठीक है? क्वेश्चन से ही सारे कॉन्सेप्ट को डिराइव करेंगे। अब बताइए, देखिए क्वेश्चन ये है आपका, गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्जेस। दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है ना? दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, Q1 एंड Q2। अब पूछा गया है साइन ऑफ द टू चार्जेस, बताइए दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, या फिर दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है? Q1 और Q2 का साइन क्या होगा मुझे बताइए,
ठीक है ना, लाइंस ऑफ फोर्स को देख के। बताइए लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद कीजिए। लाइंस ऑफ फोर्स दोनों ही नेगेटिव है, बोथ है नेगेटिव। वेरी वेरी गुड, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव। तो देखिए ये आंसर तो सबने बोल दिया। तो अभी इसी क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। हेलो, सुन रहे हो? अब मैं पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को लेंगे, उसी में से सारे क्वेश्चन डिराइव करेंगे, उसी में से क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे डिराइव करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए electric lines of force, as you already know, electric lines of forces originate from positive charge, terminate at negative charge. पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, निगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट करते हैं। समझो बात को। अगर लाइंस ऑफ फोर्स ये है, क्वेश्चन तो ये गिवन था, लेकिन इसका मॉडिफिक देखिए, लेवल ऑफ क्वेश्चन यही है। अब क्वेश्चन को चेंज करेगा तो क्या करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कर सकता है, दोनों को पॉजिटिव कर सकता है। दोनों पॉजिटिव होते तो क्या होता, लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन बस उल्टा हो जाता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अवे हो जाता सारे डायरेक्शन, क्योंकि सारे लाइंस ऑफ फोर्स आके टर्मिनेट कर रहे हैं, सारे टर्मिनेट कर रहे थे चार्ज पे आके, तो ये नेगेटिव ही होगा ऑब्वियसली। यस और नो? यस सर। यस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और दो क्वेश्चन में करवा देता हूं आपको, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। देखिए दो कंडक्टिंग स्पीयर्स हैं बच्चों, ठीक है, दो कंडक्टिंग स्पीयर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है और फोर्स उनके बीच में a और b ले लिया मैंने। समझ लो, इस पे चार्ज था q, इस पे भी चार्ज था q। यस और नो? यस सर। दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने लिया है r, और दोनों के बीच में जो फोर्स है वो F है। दोनों कंडक्टर है या फिर मेटल है, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक उसी साइज शेप का एक थर्ड कंडक्टर ला रहा हूं। तीनों का साइज शेप सेम है। जिसका बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। एक थर्ड कंडक्टर मेटल स्फीयर मैंने लिया C, जिसका चार्ज 0 था इनिशियली। अब आपने क्या किया, इसको लाके A के साथ टच करवाया, फिर B के साथ टच करवाया, फिर लेके चले गए दूर। अब फाइनली मुझे बताइए A और B के बीच फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन समझ पाए या नहीं, बताइए। चार्ज कितना है? इस पे चार्ज Q था बच्चों, इस पे B पे भी चार्ज Q था, ठीक है। A और B, A B C तीन स्पीयर्स थे, मेटल स्पीयर या फिर कंडक्टिंग स्पीयर। तीनों मतलब A और B पे चार्ज Q था, ठीक है। C पे चार्ज 0 था, दिख रहा है आपको? C पे चार्ज 0 था। आपने C को लेके A के साथ टच किया, फिर उसको लेके B के साथ टच किया, फिर दूर ले गए। अब आप मुझे बताइए A और B के बीच में फोर्स कितना होगा, अगर इनिशियल फोर्स उन दोनों के बीच F था तो। समझे बात को? देखिए ट्राई करते हैं। सिचुएशन क्या होगा, पहले मैं C को लाके बच्चों A के साथ टच करूंगा तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। A पे चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, यानी कि यस, यानी कि इस पे था Q, इस पे था 0, Q प्लस 0/2 हो जाएगा, इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज। तो इस पे आ जाएगा Q/2, इस पे भी आ जाएगा Q/2। रेड कलर पे लिखा मैंने, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। और दूसरा कलर लेता हूं कोई, अगर आप उसको लेके फिर C को लेके फिर आपने B के साथ टच किया, तो अब तो C पे चार्ज था Q/2, याद है ना आपको? C पे चार्ज कितना था, Q/2। B पे चार्ज था Q, तो डिवाइड होके डिवाइडेड बाय 2, बताइए कितना आ जाएगा, 3Q/4। क्या मेरी बात सही है? तो इस पे आ जाएगा 3Q/4, इस पे आ जाएगा 3Q/4। तो फाइनली A और B के बीच में फोर्स पूछा है। सिचुएशन को और एक बार ड्रॉ कर देते हैं। C को तो आपने टच करके दूर ले लिया, तो A पे कितना चार्ज बचा था, Q/2, दिख रहा है आपको? इस पे कितना था, 3Q/4। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, अब इन दोनों के बीच में जो नया फोर्स होगा बच्चों, ये हो जाएगा K(Q1 Q2) यस और नो, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस तो वही है। अच्छा अब क्या है देखिए, तो कितना आ जाएगा, 3/8 बाहर आ जाएगा ना, K(Q2) डिवाइडेड बाय R²। लेकिन ये तो पुराना वाला फोर्स था, ये तो पुराना वाला फोर्स था ना, F। यस सर। जब दोनों पे चार्ज Q और Q था, तब उसका फोर्स तो F था। तो देखिए जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का कितना टाइम हो गया, 3/8 टाइम्स। समझ रहे हो? अच्छा, इसी क्वेश्चन को कई बार डेवलप किया जा सकता है। अगर मैं फिर से ध्यान से समझिए बात को, अगर मैंने C को आके A के साथ टच किया, फिर B के साथ टच किया, फिर A के साथ टच करूंगा, फिर लेके चला जाऊंगा, तो लास्ट में चार्ज क्या होगा, तो लास्ट में चार्ज क्या होगा? देखिए जब B के साथ टच किया था तब उस पे चार्ज कितना था बच्चों, 3Q/4। B पे भी चार्ज था 3Q/4, यस और नो? अब जब मैं C को फिर से लाके A के साथ टच करूंगा, तो A पे तो चार्ज था Q/2, इस पे चार्ज था 3Q/4। तो कीजिए, Q/2 प्लस 3Q/4 होल डिवाइडेड बाय 2, यस और नो? ऐसे 5/8
मतलब बोलने की कोशिश ये कर रहा हूं कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कर लोगे ना इसको? जितनी बार टच करोगे उतनी बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा, Q1 + Q2 by 2। समझ गए कॉन्सेप्ट को? समझ गए ना? ये सुनो, Yes, sir. Yes, दिस sir. इज हाउ यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कर लोगे इसको? Yes, sir. अच्छा, तो ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ तक, उसके बाद आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 2-3 चीजें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड होते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, ये बात आप सबको पता है। ये सुनो, अब मैं क्वेश्चन ही करवा देता हूँ, इसी में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना बच्चों? समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. अब आप बताइए, ये फिगर सही है या गलत है? गलत है भाई, गलत है। नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है तो ओरिजिनेट कैसे करेगा, आउटवर्ड कैसे रहेगा डायरेक्शन लाइंस ऑफ फोर्स का? ये तो गलत है। ये सुनो, Yes, sir. In your समझे ना? Yes, मैं sir. क्वेश्चन को उल्टा ही पूछूंगा आपसे, समझ रहे हो? अगर ये होता तो सही होता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. sir. ऐसा ये होता तो ये वाला सही होता। अच्छा, ये बात ठीक है। बेटा किसी का बहुत जोर से बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है, थोड़ा माइंडफुली उसको म्यूट कर दीजिए तो ओके, सो दैट इट विल बी क्लियरर। अच्छा, तो बच्चों दोनों ही पॉजिटिव होते तो क्या होता? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होता? आप सबको पता है। ये सुनो, ऐसा होता कुछ? ये सुनो, नेगेटिव का तो आपने देख ही लिया, नेगेटिव का तो आपने देख ही लिया ना। ये सुनो, Yes, sir. लेकिन अब क्वेश्चन एंट्रेंस में क्या आ सकता है, ध्यान से देखिए मेरी बात को। ओके, ध्यान से देखिए थोड़ा। अगर एक कंडक्टिंग प्लेट लिया, क्या लिया है मैंने? कंडक्टर लिया है, एक कंडक्टिंग मेटल शीट लिया है, ठीक है, उसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया। अब बताइए क्या होगा? कंडक्टिंग शीट क्या था, इसको थोड़ा डेवलप करते हैं। ये तो न्यूट्रल था पहले, यानी कि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, इसके सामने में पॉजिटिव लूंगा तो कौन सी कॉन्सेप्ट पढ़ी थी कल हमने? इंडक्शन। तो यानी कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। ये सुनो, Yes, sir. यानी कि इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा प्लेट के, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इस तरफ पॉजिटिव चला जाएगा। Yes, sir. ये बात तो सही है, इतना तक सही है, सब लोग समझ पा रहे हो? तो जो लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो पॉजिटिव चार्ज था, हेलो, सुन पा रहे हो मेरी बात को? ये इस पॉजिटिव चार्ज में से कैसे निकल रहे होंगे? इस पॉजिटिव चार्ज में से ऐसे निकल रहा होगा क्या, लाइंस ऑफ फोर्सेस? क्या मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. अब अच्छा, अगर ये ना होता तो क्या होता? लाइंस ऑफ फोर्स सीधा चले जाते, जैसे सूरज से किरणें निकलती है। सूरज की फिगर कैसे करते थे जब से छोटे थे, ऐसे ही तो कर रहे हो आप लोग। ये सुनो, Yes, जैसे sir. निकलते थे तो ऐसे सीधे ही जाते, लेकिन वो रास्ते से जा रहे थे, देखा नेगेटिव चार्ज है तो उनके पास टर्मिनेट करने के लिए रास्ता मिल गया, तो कैसे आ जाएंगे? ऐसे आ जाएंगे, समझ रहे हो? आके टर्मिनेट हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो वो ऐसे आके यहाँ पर टर्मिनेट कर जाएंगे, यहाँ पर आके ऐसे टर्मिनेट कर जाएंगे, यहाँ पर आके ऐसे टर्मिनेट कर जाएंगे। बात को समझिए। ये सुनो, अच्छा, ये तो पूरा नहीं आ पाएगा, लेकिन थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, आने की कोशिश तो जरूर करेगा। समझ लो, हालांकि पूरा नहीं आ पाए लेकिन कोशिश तो जरूर करेगा। समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. ये बात समझ लो। एक्चुअली आपने अगर प्रोसेस को समझ लिया। अच्छा, आप और दूसरी चीज, अगर कंडक्टर है बच्चों, कंडक्टर का और एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, अभी सारे प्रॉपर्टी बता दूंगा कंडक्टर का। तो एक ही क्वेश्चन से धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, फूल की तरह उसको डेवलप करते जाएंगे, जितने डायमेंशन निकल सकते हैं, ठीक है ना? अब कंडक्टर के बारे में मैंने क्या बताया था, बताइए। कंडक्टर के अंदर चार्ज 0 होता है, ये सुनो। Yes, sir. दूसरी कॉन्सेप्ट आज बता रहा हूं, कंडक्टर के अंदर फील्ड भी 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज आल्सो 0। समझो बात को? अभी कंडक्टर के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और कंडक्टर के जो सरफेस में है ना, क्या बोला मैंने? कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंड करेगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, वो परपेंडिकुलरली ही एंड करेगा। दिख रहा है आपको? Yes, sir. वो ऐसे आके किसी एंगल में नहीं गिर सकता इसके ऊपर, समझो ना? ऐसे कुछ एंगल में नहीं गिरेगा, जितना एंगल में गिरेगा वो हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। अभी सारे प्रॉपर्टी कंडक्टर की बोलूंगा, अभी के लिए इसको तो समझ गए आप लोग? ये सुनो, Yes, sir.
अच्छा बच्चों, अगर इसको मैं नेगेटिव चार्ज कर देता तो क्या ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े सा ट्विस्ट करके पूछेगा। नेगेटिव होता तो ये वाले पॉजिटिव इंडक्शन हो जाती, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये वाला पॉजिटिव, ये इस तरफ नेगेटिव हो जाता, सब कुछ उल्टा हो जाता ना। जो फिगर है वही रहता, बस जो डायरेक्शन था लाइंस ऑफ फोर्स का वो उल्टा हो जाती। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? Yes, sir. यस और नो? यस सर। देखिए लाइंस ऑफ फोर्स के सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। अच्छा, नेक्स्ट चीज अब इसको बताइए मुझे। ये एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो क्या सोचा था आपने, पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव पे जाके एंड होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपका। जो नहीं भी आ पाए लेकिन वो कोशिश तो जरूर करेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। कोशिश तो जरूर करेगा, इस हिसाब से ऐसे आके एंड होगा। क्या ये फिगर सही है? बताइए। यस, ये फिगर सही है। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? पॉजिटिव से निकलना चाहिए। देखिए सारी लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकले हुए हैं, ठीक है, पहला कंडीशन। नेगेटिव पे आके टर्मिनेट होना चाहिए, सारे कोई भी निकला नहीं है, सारे टर्मिनेट हो रहे हैं, ये भी ठीक है। इंटरसेक्ट करना नहीं चाहिए, ये भी ठीक है, कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट लाता हूं। देखिए एक लाइन ऑफ यहां से निकला, यहां से ऐसे अगर होता तो क्या ये सही होता? No, sir. नो, लाइन्स ऑफ फोर्स मस्ट बी कंटिन्यूअस। समझ रहे हो? कोई पर मिडिल में ब्रेकेज नहीं हो सकता। ये सुनो, ये सुनो, ऐसा नहीं कि बीच से टूट गया फिर से शुरू हो रहा है। ये था लास्ट कंडीशन। लाइन्स ऑफ फोर्स के में इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं है। समझ लो, दोनों नेगेटिव थे, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों पॉजिटिव होके कर लोगे, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होगा तब भी कर लोगे। पॉजिटिव चार्ज के सामने कंडक्टिंग सीट रखोगे तब भी कर लोगे, नेगेटिव के सामने कंडक्टिंग सीट रखोगे तब भी कर लोगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता। खत्म, लाइन्स ऑफ फोर्स खत्म हो गया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? Yes, sir. लास्ट चीज में बता रहा हूं आपको, लाइन्स ऑफ फोर्स देता क्या है एक्चुअल में? देता क्या है? इसको अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे पी पॉइंट पे, अगर आपको इलेक्ट्रिक, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर आपको लाइन्स ऑफ फोर्स पता है, अगर कोई भी पॉइंट पी ले रहे हो, उसके उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट क्या देगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो आपको डायरेक्शन दे देगा। समझ रहे हो? ये थियोरेटिकल चीज है, क्वेश्चन नहीं आता, जितना बताए उसी में से लाइन्स ऑफ फोर्स में क्वेश्चन जो भी आएगा आप कर लोगे हैंडल। यस और नो? Yes, Yes, sir. ओके, अच्छा, इतना तक सब लोगों का क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं फिर फ्लक्स पे। अब आते हैं बच्चों फ्लक्स पे, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, थोड़ा समझते हैं फ्लक्स को। अच्छा, फ्लक्स को समझने के लिए पहले तो क्यों पढ़े? अच्छा, आप बोलोगे सर हमने तो कूलॉम लॉ पढ़ा था, फिर ये फ्लक्स को क्यों पढ़े? एक्चुअल में फ्लक्स को पढ़ोगे क्यों? फ्लक्स पढ़ने के बाद यू कैन अप्लाई गॉस लॉ। आप बोलोगे सर गॉस लॉ किस लिए पढ़े? मैं बोलूंगा गॉस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल फोर्स को पढ़ने के लिए तो हमें कूलम्स लॉ पता है, फिर गॉस लॉ क्यों पढ़े? वैलिड क्वेश्चन और नॉट? बताइए। दो चार्जेस के Yes, बीच sir. में फोर्स को निकालने के लिए आपको तो कूलम्स लॉ पता है, K(Q1 Q2 by R स्क्वायर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सर वो sir. पॉइंट चार्जेस के लिए था। यस, वो दैट इज वैलिड ओनली फॉर एंड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। समझ रहे हो? कूलम्स लॉ। बट जो गॉस लॉ है दैट इज वैलिड फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोलोगे सर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अरे बच्चों, ऐसा तो नहीं है ना कि हर वक्त आपको सिंपल पॉइंट चार्ज ही दिया जाएगा। समझ रहे हो? हर वक्त तो आपको पॉइंट चार्जेस तो Yes. ऐसा नहीं दिया जाएगा। हो सकता है चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है जो चार्ज वो एक सीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है वो एक वॉल्यूम के ऊपर पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर अगर चार्ज एक लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो एक नया टर्म लिया जाता है, तो उसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझ रहे हो? जैसे मास डेंसिटी आपने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, याद है आपको? मास डेंसिटी, ये सुनो। यस सर। एक्चुअल में उसको बोलना चाहिए क्या? वॉल्यूम मास डेंसिटी। क्या बोलना चाहिए उसको? एक्चुअल नाम क्या है उसका? वॉल्यूम मास वॉल्यूम मास, यानी कि मास बाय वॉल्यूम। उसी हिसाब से है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज बाय वॉल्यूम। समझ रहे हो? चार्ज बाय वॉल्यूम, जैसे मास बाय वॉल्यूम था वैसे चार्ज बाय वॉल्यूम हो जाएगा। उसको डिनोट करेंगे रो से। वॉल्यूम चार्ज, अगर जो चार्ज है वो एक वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज एक सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो
तो उसको क्या बोलेंगे हम, बताइए। सिग्मा बोलते हैं उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई एरिया। अगर लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एल। समझ बात को? यस सर ठीक है। तो इसकी वजह से गॉस लॉ अप्लाई करने के बाद, गॉस लॉ में बाद में बताऊंगा, लेकिन इन तीनों की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकाल लोगे। ये फॉर्मूला याद होंगे आपको। एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ठीक है ना? समझ लो बात को। इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे आर डिस्टेंस पे अगर आपको निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद है ना आपको? यस सर। यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, लाइन था जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यस और नो? अगर चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो उससे कुछ डिस्टेंस पे क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, कोई भी डिस्टेंस ले लो, वो होता इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है आपको? यस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज जो वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता तो उसके 3 कंडीशन थे, जिसको मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं, देखिए, ठीक है ना? तो इसका रेडियस अगर हम आर ले लें, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये क्या था, वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, समझो बात को। अगर स्मॉल आर, ई आउटसाइड पॉइंट पे, यहाँ पर पी पॉइंट में ना आउटसाइड पॉइंट लिया है, समझ रहे हो बात को, ई आउट बोल देते हैं इसको। इसलिए हो जाएगा आपका के क्यू, अगर चार्ज क्यू है के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे, मतलब याद कैसे करें? आप इस टोटल को स्क्वीज करके एक पॉइंट बना दो, व्हिच इज सिचुएटेड एट द सेंटर। यानी कि आप सिंपली ये सोचो कि एक क्यू चार्ज यहां पर है और उससे आर डिस्टेंस पे आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यस और नो? यही तो होगा। बच्चा समझ रहे बात को? यस सर। तो ये था आउटसाइड पॉइंट के लिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑन द सरफेस के लिए क्या होगा, ऑन द सरफेस पे अगर लोगे आप ऑन द सरफेस, तो स्मॉल आर विल बिकम इक्वल टू कैपिटल आर, और बाकी तो सब से वैसे ही रहेंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? यस और नो? यस सर। अब आ जाएगा कहानी में ट्विस्ट, जैसे होता है ना हर मूवी में ट्विस्ट। अब जो अंदर वाले के लिए, समझ रहे हो, अगर मैं पॉइंट अंदर ले लूं, ठीक है, तो अगर ये कंडक्टर है बच्चों, कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड का मतलब समझ रहे हो ना, आपका भेजा कौन सा स्फीयर है, जो सर है मेरा, सॉलिड स्फीयर है, क्योंकि अंदर तक उसमें भेजा भरा हुआ है। अरे ये सुनो, यस सर। अच्छा समझ रहे हो बात को? तो सॉलिड स्फीयर, पृथ्वी सॉलिड स्फीयर है, समझिए, शॉर्टपुट थ्रो करते हैं वो सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड तो है, उसके साथ साथ कंडक्टिंग यानी कि मेटल है। अब मैंने क्या बताया था अभी, मेटल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है। ये सब नो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो। अगर कंडक्टिंग है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? यस और नो? अच्छा, इस पे अब नीट में क्वेश्चन बार बार हर बार आता है। क्या क्वेश्चन आता है देखिए, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा डायरेक्ट, ऐसे फॉर्मूला नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा देखिए, इसका ग्राफ पूछेगा। समझो बात को बच्चों, ग्राफ पूछेगा। अब ग्राफ को मैं यहीं पर ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया जा रहा है इस तरफ, ये सुनो, इस तरफ ले रहा हूं, डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है बेटा, ये सुनो। यस सर। तो एक्स ना लेते हुए मैं आर ही ले लेता हूँ, स्मॉल आर, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक। अच्छा, अब ये है आपका क्या, आर, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, आर है, समझ रहे हो ना? तो बताइए, ओरिजिन से लेकर ये है आपका ओरिजिन, ये लाइन है ओरिजिन, ये है आर डिस्टेंस, दिख रहा है ना आपको? अब समझ पा रहे हो ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहा हूं? ओरिजिन से लेकर आर लेंथ तक, रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। ये सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो है, दिख रहा है, ये लाइन होगा। जैसे ही आप आर पे पहुंच जाओगे तो वैल्यू कितना बन जा रहा है, के क्यू बाई, समझ रहे हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो रहा है। तब जब आप बाहर चलोगे, बढ़ते जाओगे रेडियस को और डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, तो क्या होगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा। आर जितना स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटता जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा ग्राफ। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये सुनो, दिस इज द ग्राफ
ऑफ ए कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ये सुनो, जीरो से लेकर सेंटर से लेकर रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जैसे ही आप आ जाओगे रेडियस सरफेस के ऊपर, मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इमीडिएटली बन जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर बन जाएगा ये वैल्यू। ये सुनो, और जो उसके बाद जितना डिस्टेंस स्मॉल आर आप बढ़ाते जाओगे, आर को जितना बढ़ाते जाओगे, ये आर स्क्वायर के हिसाब से घटता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर को, ये घटता जाएगा। समझे बात को? Yes, sir. Yes, sir. अब आता है मजेदार बात, क्या देखिए, किसी का बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है बच्चों, थोड़ा इफ यू कैन म्यूट इट वुड बी बेटर, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें करनी है। आई होप सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अच्छी तरह से आ रहा है ना समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, देखिए आगे बढ़ते, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप बस ध्यान से सुनिए। अब मैं क्या करूंगा, नॉन कंडक्टिंग ले लूंगा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। बच्चों समझ रहे हो? Yes, sir. नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यानी कि सॉलिड स्फीयर तो है लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग है, या एक मिट्टी का गोला, समझ रहे हो ना? तो ये नॉन कंडक्टिंग हो गया। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए मजेदार बात, आउटसाइड के लिए तो उतना ही है एक्सप्रेशन। अगर ये आपका सेंटर है, इस पे चार्ज क्यू है, मतलब अंदर पूरा भरा हुआ है चार्ज, समझ रहे हो ना? पूरा सॉलिड स्फीयर के अंदर भरा हुआ है। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आपने ऐसे नहीं किया था, सिर्फ सरफेस के ऊपर दिखा दिया था। भाई कंडक्टिंग है, अंदर छोड़ोगे तब भी ऊपर ही आ जाएगा चार्ज। क्या सही बोल रहा हूं मैं? ये सुनो, अगर देखिए छोटी छोटी बारीक, मैं बार बार हिट कर रहा हूं आपको, यही से ही क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा 2 महीने का चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन इसी में से आएगा, ग्राफ में से। आप अंदर छोड़ भी दोगे तो वो तो सरफेस के ऊपर आ जाएगा ना, समझ लो बात को, क्योंकि कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग में अंदर चार्ज जीरो होगा, फील्ड भी जीरो होगा। देखिए फील्ड भी जीरो है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यहीं पर लिख लेता हूं, Q इनसाइड इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज आल्सो जीरो। यस और नो? तो इसको आप टाटू बना के रखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नॉन कंडक्टिंग था तो चार्ज तो सब जगह रह सकता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो बाहर के लिए क्या है, आउटसाइड पॉइंट के लिए वही है एक्सप्रेशन। आप इसको पॉइंट चार्ज की तरह सोचिए, जैसे कि पूरा चार्ज जो है स्क्वीज होके इस पॉइंट पे है, क्यू चार्ज, डिस्टेंस है r, तो क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाय, बताइए, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। अब मजेदार बात क्या है, सरफेस के ऊपर भी एक्सप्रेशन वही है, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर रिड्यूस होते 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 होते, समझ लो, ये घटते 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 स्मॉल आर विल बिकम इक्वल टू कैपिटल आर। समझ में आई बात? Yes, sir. लेकिन ट्विस्ट तब आएगा, देखिए नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में आउटसाइड और ऑन द सरफेस के लिए सेम एक्सप्रेशन है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या Yes, मैं sir. सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. अब डिफरेंस आएगा सिर्फ अंदर वाले पॉइंट के लिए। अगर अंदर कोई पॉइंट आप लोगे, किस डिस्टेंस पे, लेटर सपोज मैं ले रहा हूँ x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, समझ पा रहे हो मेरी बात? x डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. x डिस्टेंस पे p पॉइंट ले रहा हूँ, तो आउटसाइड के लिए तो एक्सप्रेशन हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ऑन द सरफेस के लिए हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यस और नो? अब इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, अच्छा यहाँ पर जीरो नहीं होगा, यहाँ पर होगा के क्यू एक्स। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यू। हालांकि इसका डेरिवेशन गॉस लॉ के एप्लीकेशन से आप कर सकते हो, लेकिन नहीं करना, एंट्रेंस में सिर्फ और सिर्फ ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यू, और ध्यान रहे ये जो आर है, ये नीचे वाला आर रेडियस है, समझ रहे हो? तो के तो कांस्टेंट, क्यू तो कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? ये सुनो, Sir. Yes, sir. तो इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। ये तीनों अगर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, किसके लिए? इनसाइड पॉइंट के लिए। अब इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसको थोड़ा मैं मिटा दूं तो हम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे। ये इनसाइड के लिए क्या आया बच्चों, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय, समझो ना बात को, Yes, sir. आर क्यू। तो इसको एक्स ले लो, या फिर स्मॉल आर ले रहे हैं, स्मॉल आर ही ले लो, ठीक है ना? इसको आप स्मॉल आर ही ले लो, क्योंकि हम वेरिएबल लेंथ किसको ले रहे हैं, स्मॉल आर को ले रहे हैं ना। स्मॉल आर जो है वो जीरो से लेकर बढ़ता हुआ कैपिटल आर हो रहा है, फिर आगे के लिए बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं वेरिएशन को ड्रॉ करूंगा बच्चों, कैसा होगा ग्राफ? ध्यान से देखिए,
इस एक्सिस में हम ले रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को ना, ये सुनो, यहाँ पर Yes, ले sir. रहे थे हम स्मॉल आर, डिस्टेंस को स्मॉल आर ले रहे थे। अब ध्यान से देखिए, इनसाइड ये है आर पॉइंट आपका, ठीक है ना। इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्योंकि के Yes. क्यू Yes, sir. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये सुनो Yes, स्ट्रेट sir. लाइन होगा। अब आर पॉइंट पे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. ये सुनो, अब इस पॉइंट पे आके कितना बन जाएगा, इस पॉइंट पे कितना हो रहा है, कौन बताएगा मुझे? के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो रहा है। Inversely तो proportional. बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, फिर से ऐसे घट रहा है, ये सुनो। बाहर वाले Yes, sir. पॉइंट के लिए ऊपर वाला ग्राफ जो था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आई बात समझ में? ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. ये सुनो। तो Yes, sir. इन्हीं दोनों में से ही क्वेश्चन आपका आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे, इसको इजीली हैंडल कर लोगे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई ये सुनो। Yes, Yes, sir. sir. तो अच्छा, क्वेश्चन को और थोड़ा ट्विस्ट करें। अगर मैं बोल दूं इसको कंडक्टिंग सेल, कंडक्टिंग सेल, समझ रहे हो? तो ग्राफ क्या होगा? यही ग्राफ होगा। अरे भाई कंडक्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सॉलिड स्फीयर हो, कंडक्टिंग सेल हो, या फिर हॉलो कंडक्टर हो, चार्ज तो सरफेस के ऊपर रहेगा ना। चार्ज तो कंडक्टिंग वार्ड यूज होगा, सेल हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, चार्ज तो हमेशा ऊपर ही रहेगा उसके, ये सुनो। तो Yes, sir. अंदर तो फील्ड जीरो हो जाएगा, अंदर फील्ड जीरो होगा तो ग्राफ तो यही होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. ये सुनो, वीडियो को और एक बार थोड़ा देख के नोट बनाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन मैंने पहले बता दिया जानबूझकर, अब आते हैं गॉस लॉ के ऊपर। अब आते हैं हम गॉस लॉ के ऊपर, पूरा बेसिक से फिर से लेते हैं। समझ रहे बात को? अब आ जाते हैं पूरा बेसिक पे फिर से, ठीक है। अच्छा बच्चों सुन पा रहे हो ना मेरी बात को? Yes, sir. अब मैं प्री कैप, जैसे मूवी चलता है ना, पहले मैंने एंड बता दिया, अब मैं पहली वाली चीज फिर से जीरो लेवल से बता रहा हूं आपको। देखते हैं फ्लक्स क्या है। फ्लक्स को समझ रहे हैं, हमने क्या पढ़ा, कूलॉम्स लॉ पढ़ा, उसके एप्लीकेशन क्वेश्चंस किए। जो रेगुलर पॉलीगॉन, अच्छा रेगुलर पॉलीगॉन होगा, इक्वल चार्ज रखोगे वर्टेक्स पे, सेंटर पे कितना होगा फोर्स? Zero होगा. Zero. Zero होगा. Zero. अगर फोर्स जीरो होगा तो फील्ड भी जीरो होगा। समझो बात को? फोर्स Yes, जहां sir. पर जीरो होगा फील्ड भी जीरो होगा, Yes. एक ही बात है। फोर्स, अच्छा फोर्स और फील्ड में क्या रिलेशन थी? सिर्फ एक टेस्ट चार्ज की। समझ रहे हो ना? अगर फील्ड जीरो होगा तो फील्ड इनटू चार्ज, टेस्ट चार्ज, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। तो जो चीजें फोर्स के लिए वैलिड है वो फील्ड के लिए भी वैलिड है, ठीक है। ये सब कर लिया हमने, फिर हमने लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी देख लिए, फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया हमने हो गई, समझ लो ना। अब आते हैं फ्लक्स पे। फ्लक्स क्या है बच्चों, बताइए फ्लक्स क्या है? किसको फ्लक्स बोलते हैं, कौन बताएगा मुझे? Number of lines of force passing through unit area. हाँ वो तो डेफिनेशन है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अरे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं ई डॉट एस। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ई डॉट एस बोलते हैं इसको, डिनोट किया जाता है आज। ये सब तो ठीक ही है, लेकिन देखा कहां पर है? आपने हिंदी सीरियल देखा होगा श्री कृष्णा। अरे Yes, sir. Yes, sir. राधा जब मटकी लेके पानी लेके जाते हैं तो कृष्णा क्या करते हैं? पीछे से गुलेर मारते हैं, गुलेर गुलेर। देखा है आपने? सीरियल तो देखा होगा सबने। Yes, sir. तो मटकी Yes, टूट sir. के पानी निकलती है। पानी जब तक मटकी के अंदर होती है उसको पानी बोला जाएगा, वाटर बोला जाएगा। लेकिन जो एरिया के थ्रू पास करके निकल रही है तब उसको वाटर नहीं बोला जाएगा, वाटर फ्लक्स बोला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, जब भी sir. कोई चीज Yes, sir. एक एरिया के थ्रू पास कर जाए उसको फ्लक्स बोला जाएगा। तो ये दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन। और आपको ये फील आ जाएगी, मटकी को आपने एक होल कर दिया तो उसमें से जो पानी निकल रहा है उसको क्या बोलोगे आप? वाटर फ्लक्स। समझ रहे हो? एनीथिंग दैट पासेस थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। क्या मेरी बात समझ में आई? ये सुनो। Yes, sir. यस तो ये है। और बाकी मोटा मोटी चीजें तो आपको पता ही है, वो तो आपको पता ही है। लेकिन इससे पहले कि हम फ्लक्स को पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया को समझना। मैं 5 मिनट आपको एरिया को भी समझाता हूं, ठीक है ना। एरिया को समझ लिया तो एंट्रेंस क्वेश्चन कर लोगे। बोर्ड में इतना डिफरेंस नहीं था, लेकिन एंट्रेंस में बहुत डिफरेंस है। हमें एरिया ही पता नहीं होता क्या है। अच्छा बच्चों, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल ट्रीट एरिया एज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे हम, ठीक है ना। यानी कि अच्छा मैं पूछूंगा बच्चों, ये में जिस टेबल पे आप वो पढ़ रहे हो उसका लेंथ है
उसका लेंथ है, लेट अस सपोज लेंथ है 2 मीटर, विड्थ है 1 मीटर। अब आप मुझे बताइए इसका जो लेंथ 2 मीटर, उसका एरिया क्या है? जब मैग्नीट्यूड तो पता है आपको, जब से छोटे थे तब से पढ़ते आ रहे हो, कितना होगा? 2 मीटर स्क्वायर। ओके चलिए छोड़िए। ओके ये तो पता है सबको। अब बात तो मजे की पते की ये है कि सर डायरेक्शन किसको ले, किस तरफ की डायरेक्शन को कंसीडर करें? यस और नो? Yes, क्या sir. क्या सर ये डायरेक्शन रैंडमली कोई भी डायरेक्शन ले ले क्या? नहीं, डायरेक्शन मस्ट बी परपेंडिकुलर, जो आपको सबको पता है। मुझे पता है कि आप सबको पता है डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही होगा। यस और नो? ये तो सबको पता होता है। एरिया Yes, वेक्टर sir. का डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस को परपेंडिकुलर। लेकिन अब ध्यान से सोचिए सर, ऊपर से मेरी बात देख सकते हो क्या? ये मेरा मोबाइल है, ये एक सरफेस है। अरे बेटा ये Yes. सुनो, Yes, sir. दिख रहा है ना? तो सरफेस को परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है, सरफेस को परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है। किसको ले फिर हम? दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो। Yes, sir. Yes, Sir. तो अब ध्यान से सुनिए, यही Yes, है sir. यही है ये पूरे कॉन्सेप्ट का क्रक्स है। इसी को समझ लिया, गॉस लॉ फ्लक्स में से जितने क्वेश्चन है आप सब कुछ कर लोगे। ठीक है, एक मिनट होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली राइट नाउ आई एम इन क्लास, आई विल जस्ट कॉल यू बैक आफ्टर 1 आवर। ओके ओके ओके। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके सो देखिए मजेदार, सब ये तो सबको पता होता है। एरिया वेक्टर, एरिया का लेंथ इनटू विड्थ कर दोगे तो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन परपेंडिकुलर लेना है। लेकिन कौन सा डायरेक्शन लें, इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस करता है, और सब लोग इसको छोड़ देते हैं। तो इट विल डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर मैं ऊपर से ऐसे देख रहा हूं तो एरिया वेक्टर विल बी दिस, जे क्या, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस। समझ रहे हो? अगर मैं इसको नीचे से देख रहा हूं तो ये होगा उसका एरिया वेक्टर। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? ये सुनो, Yes, sir. तो इट विल डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर। इस चीज को कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं पढ़ता। समझ में आ रहा है? आप किस तरफ से देख रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा एरिया वेक्टर किस तरफ से लोगे आप। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब धीरे धीरे मैं पढ़ाता जाऊंगा, आपको क्लैरिटी आती जाएगी। समझ रहे हो? आप जिस टेबल के ऊपर पढ़ रहे हो बच्चों, अब बताइए एरिया वेक्टर किस तरफ लोगे? आप तो ऊपर से देख रहे हो ना, तो एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर। समझ रहे हो? ऊपर की तरफ होगा। Yes, sir. अगर कोई नीचे बैठा होगा, बिल्ली देख रहा होगा, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। समझ पा रहे हो? ये सुनो। Yes, sir. अच्छा Yes. ठीक है, तो एरिया वेक्टर को आप समझ गए, ठीक है ना? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या लोगे वो भी आप समझ गए। अब एरिया जो है बच्चों, एरिया जो है वो दो तरीके की होती है। कितनी तरीके की होती है? दो तरीके की। समझ लो, एक मतलब या एरिया या फिर सरफेस। एक होता है ओपन सरफेस, एक क्या होता है? ओपन सरफेस। दूसरा होता है क्लोज्ड सरफेस। Close. अब ये ओपन क्लोज क्या है ना सर? जो ओपन होता है वो ओपन होता है, और जो क्लोज होता है वो क्लोज होता है। इज दिस द डेफिनेशन? नो, नॉट एट ऑल। अरे बेटा ये जो मोबाइल है, या फिर एक बुक ले रहे हो आप, या फिर मैं अपना आईपैड से लिख रहा हूँ, ये आईपैड क्या है? ये ओपन सरफेस है। ये सुनो, ओपन सरफेस है। लेकिन जिस रूम में आप बैठे हो, क्या वो एक ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है? Close, क्लोज सरफेस व्हिच एनक्लोजेस अ वॉल्यूम इनसाइड इट, जो अपने अंदर एक वॉल्यूम को एनक्लोज किया हुआ है। एक बलून, क्या ये ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है? क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक वॉल्यूम है। समझ रहे हो बात को? ये सुनो, Yes, और sir. इजी मेथड से एक्सप्लेन करूं तो क्लोज सरफेस किसको बोलोगे? जिसके अंदर आप लाइट जलाओगे तो लाइट बाहर नहीं आ सके, उसको क्लोज सरफेस बोला जाएगा। ये सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे ये सर नो। Yes, sir. तो अब Yes, मेरी sir. बात, ये बात समझ में आ रही है? तो ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस, इसी को समझिए ध्यान से, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा। सब कुछ समझ लोगे, जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आप कर लोगे। अच्छा, ये जो रूम बैठे हो, क्यूबिकल रूम के अंदर आप बैठे हो, आई होप आप पेड़ के नीचे नहीं बैठे हो, सब लोग एक एक रूम में बैठे हो। अपने चारों ओर देखिए, क्या आप क्यूब के अंदर बैठे हो? क्यूब के अंदर? ये सुनो, Yes, sir. तो क्या ये एक क्लोज सरफेस है या नहीं? ये सुनो। Yes, sir. Sir. अच्छा, Yes, sir. अब मजेदार बात सुनिए। एवरी क्लोज्ड सरफेस इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 ओपन सरफेसेस। जो क्लोज सरफेस है, ये कितने ओपन सरफेस को लेके बना है? 6। 1 2 3 4 5 6, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे। क्या मैं बात सही बोल रहा हूँ? तो Yes, क्लोज sir. सरफेस जो है वो ओपन सरफेस से Yes, बना sir. हुआ होता है। ये सुनो, ये सुनो। Yes, sir. अरे बेटा समझ लो मेरी Yes, बात को? sir. तो Yes, sir. अगर फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं, फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं।
समझ रहे हो ना? ओपन सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या है? जो फॉर्मूला हमने, ये अगर ओपन सरफेस है, समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? ये अगर एक ओपन सरफेस है तो ये एक ओपन सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर क्या लोगे? अगर आपका नाम बताइए, कोई नाम बताइए, किसी का भी नाम बताइए। कृष्णा। कृष्णा, अच्छा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, दिख रहा है सबको? यस सर। यानी कि ई आई कैप के डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक। अच्छा बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है बेटा, म्यूट कीजिए थोड़ा, जिसका भी हो रहा है वही बस म्यूट कीजिए, बाकी ऑन रखे ताकि क्लास स्मूथली चलता रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आई कैप के डायरेक्शन में है, समझ पा रहे हो बात को? ये सुनो, हेलो, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के डायरेक्शन में है और मैंने एक प्लेन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है आपको? मैंने उसके अंदर लेके एक प्लेन को रख दिया, यहाँ पर एक प्लेन रख दिया, समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। Yes, sir. कृष्णा जी इस तरफ खड़ी है, और कोई दूसरा अपना नाम बताइए। कृष्णा जी इस तरफ खड़ी है, और कोई? अंकिता, अच्छा अंकिता इस तरफ खड़ी है, अंकिता इस तरफ खड़ी है। अच्छा कृष्णा जी को क्या दिखेगा? कृष्णा जी को क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहे हैं, जो वो जाके, बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है भाई, तो जो, थैंक यू। तो कृष्णा को क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एंटरिंग टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं? सरफेस को एंटर कर रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? यस सर। अच्छा इस तरफ जो अंकिता खड़ी है उसको क्या दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, समझ लो मेरी बात को, सरफेस से बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो बुक में, अच्छा देखिए ये कैसे निकाल गए, मतलब जो कृष्णा है उनके लिए फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस, ये तो सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने यूनिफॉर्म लिया है बच्चों, ठीक। अच्छा इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होगे? जब दो लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में डिस्टेंस सेम हो, समझ रहे हो? यूनिफॉर्म है, यस और नो? Yes, sir. अगर ऐसा होगा तो क्या ये यूनिफॉर्म है क्या, या फिर नॉन यूनिफॉर्म है? Non-uniform. अब मैं 2 पॉइंट, ये अब इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए पॉइंट ले रहा हूँ, ये एक बी पॉइंट है, ये बता दीजिए कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? जहां पर पास होंगे वहां पर ज्यादा होगा, 8 पॉइंट बी। ये क्वेश्चन 2 बार आया है नीट में, बताइए क्या क्वेश्चन हुआ ये? अरे ये सुनो, अगर लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हैं, अब आप मुझे बताइए, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, कहां पर फील्ड ज्यादा है? क्विक, ए पॉइंट पे ज्यादा है। ये भी पूछा गया था क्वेश्चन में, क्या करें, इजी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये तो कर लो, लेकिन यहाँ पर तो डिस्टेंस इक्वल स्पेस है, ठीक है ना? तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये सुनो। यस सर। अच्छा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यूट कीजिए जिसका बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है। अच्छा कृष्णा को क्या दिखेगा? कृष्णा के लिए फ्लक्स कितना होगा? ई डॉट एस लेना है आपको, एस है उसका मैग्नीट्यूड एरिया का। अब आप बताइए, अब आप मजेदार बात आके अटक जाएगी कहां पर? ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। ई एस कॉस थीटा ना बेटा, ये सुनो, यस कॉस थीटा। अब ई के जगह तो ई Yes, डालूंगा, sir. एस के जगह तो एस डालूंगा, कॉस थीटा की जगह क्या डालूं? समझिए बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड, नो 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 नो, कृष्णा के लिए ध्यान से सुनिए, ऑब्जर्वर है कृष्णा, तो एरिया वेक्टर यही पर सारे बच्चे 99% गलत करते हैं। अब अगर इस तरफ से वो देख रहा है तो नॉर्मल कौन सा लोगे आप एरिया वेक्टर? ये एरिया है तो परपेंडिकुलर इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, लेकिन आप कंसीडर करोगे किसको? ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर देख रहा है उस तरफ वाले एरिया को कंसीडर करोगे। अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा था? क्यों ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं? ये सुनो, यस सर। तो इस वाले एरिया परपेंडिकुलर को लेना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में, लेकिन एरिया वेक्टर को कौन सी एरिया वेक्टर को लेना पड़ेगा? परपेंडिकुलर तो दोनों ही है, ऑब्जर्वर जिस तरफ खड़ा है उस तरफ वाले जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा उसको लेना है। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में डायरेक्शन कितना है? 180 डिग्री। यस और नो? cos 180 डिग्री। और cos 180 कितना होता है बच्चों? -1, तो ये आ जाएगा माइनस ES। बुक में एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिख दिया गया है एक लाइन, अंदर घुसने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को, फ्लक्स को नेगेटिव लिया जाता है और बाहर आने वाली फ्लक्स को पॉजिटिव लिया जाता है। अब क्यों लिया जाता है अब पता चला आप? अब इस तरफ का आप देख लीजिए, अंकिता के लिए क्या दिखेगा? अंकिता के लिए एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? खुद बताइए, कौन सा परपेंडिकुलर? समझ लो ना, इस तरफ लोगे आप।
अब इस Yes, तरफ एरिया वेक्टर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 0 डिग्री। Yes, sir. तो इसके Yes, लिए sir. फ्लक्स क्या बन जाएगा फॉर अंकिता? Yes. ई एस कॉस Yes, 0। cos 0. ये है 0। मतलब कॉन्सेप्ट बोर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब लोग ठीक कर देंगे, याद करके लिख लेंगे। जेई लेवल में, एडवांस लेवल में सब लोग गलत करते हैं, समझे ना बात को? ये पॉजिटिव आ गया। देखिए तो नेगेटिव का मतलब क्या है? जो अंदर जाने वाले फ्लक्स है, जो एरिया के अंदर जाके घुस रहे हैं, समझ रहे हो ना? जो कृष्णा को दिख रहे थे कि फ्लक्स जाके घुस रहे हैं एक अंदर, जो निकल रहे वो पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? समझ गए आप लोग? ये सुनो, ये सुनो, Yes, sir. sir. ठीक है बात? आई होप यू गॉट द पॉइंट। Yes, sir. एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि और क्लैरिटी आ जाए। करते रहेंगे, ढेर सारी क्वेश्चन अभी करेंगे हम। अब तक समझ में आ रहा है ना सब कुछ? Yes, sir. अब देखिए और भी मजा आएगा आपको। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? ई आई कैप के डायरेक्शन में है। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर एक मैंने रख दिया क्यूबिकल बॉक्स। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. क्यूबिकल बॉक्स रख दिया मैंने उसके अंदर। देखिए अभी सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। कितने सरफेस है? क्या ये एक क्लोज सरफेस है? क्या Yes, ये sir. क्यूब क्लोज सरफेस Yes, है? sir. अच्छा, Yes, sir. अगर क्लोज है तो वो तो मोर देन वन ओपन सरफेसेस से मिलकर बना हुआ। कितने ओपन सरफेस है? एक। Open. हाँ लिख लेता हूं मैं यहाँ पर आपके लिए, लिख लेता हूँ 1, ये हो गया बेटा 2, ये 3, ये 4, आपकी तरफ वाला जो है वो 5 है, ले लेता हूँ उसको, और पीछे वाले की जो सरफेस है उसको 6 ले लेते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. अच्छा, अब देखते हैं मजेदार बात। अब मैं पूछ रहा हूँ बच्चों, इसमें से नेट फ्लक्स कितना है बताइए? नेट फ्लक्स। अब बोलो सर सुनिए, नेट फ्लक्स तो सबको पता है 0 होता है, लेकिन कैसे होता है नेट फ्लक्स 0 का? सर बोलोगे नेट फ्लक्स निकालने के लिए सर मुझे एक फॉर्मेट पता है, मैं क्लोज सरफेस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ओपन सरफेस का मैं निकाल सकता हूँ। ये जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर नेट फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स थ्रू फास्ट सरफेस जितना ओपन सरफेस है, ईच सरफेस के थ्रू निकाल लो, निकल जाएगा। 5 1 Yes. प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 5 प्लस 5 6। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? Yes, sir. Sir. तो अब मजेदार बात, कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट को। पहले 3 सरफेस को लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है क्या? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. Yes, sir. एरिया वेक्टर किसको लोगे? अब ऊपर की बोलोगे, तरफ. सुनिए मेरी बात। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो ऑब्जर्वर कुछ नहीं है। सुनिए, जब ओपन सरफेस हो ना, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, थोड़ी सी डेलिकेट पॉइंट है। जब ओपन सरफेस हो तब आपको देखना होता है ऑब्जर्वर किस तरफ है, समझ रहे हो? लेकिन अगर क्लोज्ड सरफेस है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस है बच्चों, ये एक तरबूज है, दिख रहा है आपको? ये क्या है? तरबूज है, सॉलिड स्फीयर है। अगर क्लोज सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा ही आउटवर्ड नॉर्मल होगा। वार्ड क्या बताया मैंने? आउटवर्ड बाहर की तरफ ही होगा। अब अंदर बाहर की कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, और आउटवर्ड का मतलब है आउटवर्ड। अब बोलोगे सर हम पहचाने कैसे? उसके अंदर एक लेके अगरबत्ती लगा दो, वो जैसे, समझ रहे हो, वो आउटवर्ड के नॉर्मल के अलावा और किसी भी डायरेक्शन में रह नहीं सकता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमेशा sir. ये जो एंगल है ये 90 डिग्री ही बनेगी। समझ पा रहे हो? अब देखिए, हेलो बच्चों, Yes, sir. देखिए अगर ये एक इंडिविजुअल सरफेस ओपन सरफेस होता तब तो आपको ऑब्जर्वर ढूंढना होता था, ऊपर की तरफ वाला परपेंडिकुलर लो या फिर नीचे वाला। क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, आपको कुछ सोचना नहीं है, बाहर की तरफ जो नॉर्मल होगा उसी को ही लेना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये हो जाएगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ये सुनो, ये Yes, हो sir. जाएगा Yes, इलेक्ट्रिक। अब कब, हेलो, ठीक है ना? Yes, sir. तो Yes, जैसे कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री। 90 जैसे degree. 90 बना, ये इसको मैं S3 लेता हूँ, थर्ड सरफेस था ना, S3 cos 90 बन गया। cos 90 बन गया तो आंख बंद करके 0 हो जाएगा वैल्यू। फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस कितना हो गया बच्चों? 0। 0. ठीक है, ठीक उसी हिसाब से फोर्थ सरफेस पे कैसे बनेगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही लिया था हमने, ये नीचे के आउटवर्ड नॉर्मल होगा, 90 डिग्री 0 हो गया, खत्म बात। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. बाहर की तरफ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये हो Sir. गया आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आपकी नाक की तरफ, जो कि मैं दिखा नहीं सकता 2D सरफेस पे। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? तो इसको Yes, अगर दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखा Yes, sir. सकता हूं, एक करके डॉट, ये मैग्नेटिज्म में आपने सुना होगा शायद,
इसको बोल Yes, रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, इसको बोलते हैं इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यस और नो? तब एरिया Yes, sir. वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री, तो ये भी जीरो हो गया। फिफ्थ सरफेस उसी हिसाब से सिक्स्थ सरफेस भी जीरो हो गया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस और नो? अब आते हैं दो सरफेस बच गई, सेकंड फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस। पहले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई कैप की डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। देखिए ध्यान से, यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन, आउटवर्ड नॉर्मल ना, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चों। यस और नो? तो फाई वन क्या बन जाएगा? ई एस कॉस जीरो बन जाएगा। अब मजेदार बात क्या है, फाई टू को देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट की तरफ है, लेकिन एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल लेफ्ट की तरफ लेना पड़ेगा आपको, आउटवर्ड नॉर्मल। समझ पा रहे हो? ये है सरफेस का डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना? ई एस कॉस 180 डिग्री। 180। अब क्योंकि मैंने क्यूब लिया था तो S1 का एरिया जितना बनेगा S2 का एरिया भी उतना ही। तो अब ध्यान से देखिए, ये बन गया ES, ये बन गया माइनस ES, कैंसिल होके जीरो। तो आंसर तो जीरो ही बनेगा। मैंने, लेकिन आप बोलोगे सर आपने टाइम वेस्ट क्यों किया? मैं आपको दिखाना चाहता था कि कौन किस हिसाब से जीरो हो रहा है। ये जो चारों सरफेसेस थे वो इंडिविजुअली जीरो बने। कौन? 3, 4, 5, 6 ये दोनों इक्वल ऑपोजिट होके कैंसिल होके जीरो बने। समझ रहे हो ना? कौन किस हिसाब से जीरो हो रहा है वो भी आपको समझना होता है। ये चारों इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली जीरो बन गए 90 डिग्री के वजह से, लेकिन ये दोनों इक्वल ऑपोजिट होने की वजह से जीरो बने। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, लेकिन sir. लेकिन हैविंग सेड एक्सप्लेन्ड ऑल दिस थिंग्स, मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया सारी चीजें। अब शॉर्टकट सुनिए, कुछ नहीं करना है, देख के आंसर बताओगे। अगर इफ वी प्लेस, शॉर्टकट क्या है? इफ वी प्लेस ए क्लोज्ड सरफेस, कोई भी शेप का क्यों ना हो, कोई भी साइज शेप का, इफ यू प्लेस ए क्लोज्ड सरफेस, बच्चों समझ लो मेरी बात को, क्लोज्ड सरफेस इनसाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई ये सुनो, देन Yes, sir. Yes, then sir. flux through the surface is zero। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके अंदर कोई भी साइड शेप का क्लोज सरफेस रखो, ओपन रखोगे तो नहीं होगा। समझ लो मेरी बात को, क्लोज सरफेस रखो तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स जीरो। समझ लो बात को? अब मैं Yes, एक दो sir. क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि आपको और थोड़ा क्लैरिटी आ जाए। तो सॉरी, हेलो, स्क्रीन Yes, चला sir. गया। Yes, sir. एक मिनट। अच्छा, अब आप लोग समझिए बात को, मैं ले रहा हूं। देखिए ये है, इसके अंदर में एक स्फीयर रख दूंगा, इसके अंदर में एक स्फीयर रख दूंगा, क्या हो जाएगा बच्चों? फ्लक्स बताइए। Zero. जीरो, Zero. ऑब्वियसली जीरो। लेकिन अब देखिए तो, इसके अंदर लेके मैं क्यूब या फिर स्फीयर रखूंगा तो क्या होगा? क्या जीरो होगा आंसर? No, sir. क्यों नहीं होगा? Non-zero. एक्सप्लेनेशन दीजिए, समझे ना बात को? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, और एक छोटी सी डाउट भी बच्चों का होती है, अगर आपका हो तो क्लियर हो जाएगा यहीं पर। आप पहचानोगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं? अगर ग्राफ गिवन हो तब तो देख लोगे, इक्वी स्पेस है तो यूनिफॉर्म, इक्वी स्पेस नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन अगर लिखा हुआ हो ऐसे 10 न्यूटन पर कूलम, समझ लो, न्यूटन पर कूलम ही तो होता है ना इसका यूनिट। ये सुनो, Yes, sir. तो Yes, ये sir. एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। बताइए इसमें से कौन यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म? पहले वाला यूनिफॉर्म है, यानी कि इसका वैल्यू कांस्टेंट है, हर जगह 10 ही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक वेरिएबल आ गया उसके साथ x या फिर t कुछ भी आ गया, यानी कि डिस्टेंस चेंज होने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म कहाँ हुआ? समझ रहे हो? तो ये Yes, sir. अगर Yes, sir. एक्सप्रेशन रिटिन हो, ये छोटी छोटी चीजें, बारीक बारीक चीजें हैं, और कॉन्फिडेंट रहिए इसी में से ही आएगा। 1, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर आज मैंने जो करवाऊंगा नीट का, हर एक क्वेश्चन इस 3 लेक्चर के अंदर ही आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. तो क्या क्या अभी तक हमने क्या पढ़ा? फ्लक्स के बारे में पढ़ा। कोई भी चीज अगर मैं रिवाइज करवा देता हूं, कोई भी चीज अगर एक सरफेस के थ्रू पास करे उसको बोला जाएगा फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, समझ लो बात को? ये Yes, सुनो, sir. फ्लक्स का फॉर्मूला Yes, होता है बच्चों E डॉट एस। क्या होता है उसका फॉर्मूला? E डॉट एस होता है। सरफेस दो तरह के, ओपन और क्लोज। ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है, लेकिन हैविंग सेड दैट
किस तरह का कोई कौन सा परपेंडिकुलर लोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो दो हो सकते हैं, ऑब्जर्वर जिस तरफ से देख रहा है उसी तरफ का एरिया वेक्टर आपको लेना होता है। लेकिन क्लोज सरफेस के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्ड क्या था बताइए आप, आउटवर्ड नॉर्मल। परपेंडिकुलर होना चाहिए लेकिन आउटवर्ड की तरफ जो होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? ये सुनो, यस सर। देखिए कितने Yes, क्वेश्चन, sir. इतना समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आप डील कर लोगे। देखिए अभी सर तो कर लोगे। हाँ जी बताइए। सर अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोन रखेंगे तो क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोन। बताऊंगा, अभी उसको बताऊंगा। सुनिए, कोन तो क्या है, वो तो क्लोज सरफेस नहीं है ना, क्या वो क्लोज सरफेस है क्या? समझ रहे हो मेरी बात को बच्चों? हेलो, यस Yes, सर। sir. तो मैंने तो ये तो ओपन सरफेस, ओपन सरफेस के लिए आपको निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालोगे वो सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगा। अभी मैं जो सामने क्वेश्चन दिखा है इसी को ही लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। मैंने बताया था ये जो फॉर्मूला आपको बोला था ये किसके लिए वैलिड है। देखिए कंडीशन को भी ध्यान से याद रखिए, इट मस्ट बी क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों? क्लोज सरफेस होना चाहिए और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन तो क्लोज सरफेस नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी तब भी आंसर तो जीरो नहीं होगा। क्या होगा हम देखेंगे, क्वेश्चन में डील करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए, अब ये क्वेश्चन क्या गिवन है, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर, एक स्क्वायर था, साइड एल था, प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर आप जिस कॉपी में देख रहे हो वही एक्स वाई प्लेन में है। समझो मेरी बात को? हेलो, हाँ Yes, प्लेन sir. ऑफ पेपर पे है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उसी प्लेन के ऊपर है। अगर आपका कॉपी जो है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, समझ रहे हो, इस प्लेन के ऊपर है, तो जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी उसी प्लेन के ऊपर ही है, मेकिंग एंगल थीटा। दिख रहा है आपको? ये सुनो, Yes, sir. अच्छा दोनों ही सेम प्लेन के ऊपर है, इतने में क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ध्यान से सुनिए, अब अगर प्लेन के ऊपर ही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी प्लेन के ऊपर है, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, लेकिन एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? ओपन सरफेस है भाई, तो कैसे होगा एरिया वेक्टर? आउट ऑफ द प्लेन पेपर होगा ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एरिया को परपेंडिकुलर होगा, आप सामने से देख रहे हो तो आपकी तरफ होगा एरिया वेक्टर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सुनो, तो अब आप ध्यान से सोचिए, हालांकि एंगल थीटा की भी नहीं, लेकिन ये थीटा हम कंसीडर नहीं करना होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन, कौन सा एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। समझ रहे हो? अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही है। अगर मैं इसको एक्स लूं, इसको वाई लूं बच्चों, एक्स वाई लूं और इसको जेड लूं, दिख रहा है आपको? इसको जेड लूं, देख पा रहे हो, जो कि आपकी तरफ है जेड एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही है, आपका जो एरिया वेक्टर है वो जेड एक्सिस पे है, तो एंगल कितना बना? हालांकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन एंगल कितना बना बताइए आप? 3 डिग्री। कितना हो जाएगा आंसर? आंख बंद करके बता दोगे कितना? 0। जीरो ही होगा। यस ऑब्वियसली इट विल बी जीरो। फाई इक्वल टू ई एस cos 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। समझ पाए बात को? यस सर। इलेक्ट्रिक, ये जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए ये थीटा, इस थीटा का कोई मीनिंग नहीं है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर है, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर ही है, और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, तो उनके बीच में एंगल कितना बना? 90 डिग्री ना। 90 ये सुनो, खत्म Yes, बात। समझे बात को? देखिए ये आया था क्वेश्चन 2010 में आया था, देखिए फिर से वो रिपीट हो, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए फिर से आया था क्वेश्चन, 2-4 साल बाद फिर से घुमा के इसी को ही पूछा जाता। यहाँ पर आंख बंद करके आंसर जीरो बता ही दिया, सॉरी। चलिए आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए वो बोल रहा है एक प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस प्लेन पे एरिया लिया है उसी प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एरिया वेक्टर किस तरफ बनेगा बच्चों बताइए? परपेंडिकुलर बनेगा ना। यहाँ पर भी आंसर कितना हो जाएगा? 0। जीरो। समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर भी आंसर जीरो ही बनेगा। Yes, sir. लिखा है इतना बड़ा क्वेश्चन, जैसे ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एरिया वेक्टर को पहचानना। यस और नो? यस सर। एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई कैप की डायरेक्शन में है। अब एरिया वेक्टर मतलब आई कैप दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको आई कैप बोल दीजिए, इसको आई क्या बोल दोगे, इसको जे क्या बोल दोगे, तो एरिया वेक्टर एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? के क्या पे डायरेक्शन में? यस और नो? यस सर। यस और नो? तो आई डॉट के कितना हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर जो है आपका के कैप के डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, आई डॉट के तो जीरो ही होगा ना बच्चों। यस और नो? Yes, sir. जीरो होगा। तो इस हिसाब से चाहो एक्सप्लेन कर दीजिए, एक क्वेश्चन को कई किसी भी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। समझ गए मेरी बात?
Yes, sir. आगे बढ़े, Yes, Yes, sir. sir. यहां तक समझ में आ गई आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फ्लक्स, ठीक है ना। अब मजेदार बात क्या है देखिए ध्यान से। अब मजेदार बात में कहानी में फिर से लाते हैं ट्विस्ट, धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. यहां पर एक क्यूब था, क्लोज सरफेस था, ठीक है ना, ठीक है। अगर इसके बाहर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब आंसर फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। ये सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को पता है। ये सुनो। Yes, sir. अच्छा, और भी एक क्वेश्चन आया था, देखिए कितने क्वेश्चन, और भी एक क्वेश्चन था, ये भी कर लेते हैं, यहीं पर डील कर लेते हैं, ठीक है ना। ये भी नीट के 2000, देखिए एक ही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछ रहा है। एक पूछ रहा है, एक हॉलो सिलेंडर था, उसमें हाजे चार्ज, कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। अच्छा देखिए, अब अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए थे ओपन सरफेस के लिए हमने कर लिया, ई डॉट एस डाल दीजिए, डाल दिया। ये सुनो ओपन सरफेस के लिए, ये सुनो बच्चों, Yes, sir. I इक्वल टू ई डॉट एस, ये वैलिड है फॉर ओपन सरफेस। इस किसके लिए वैलिड है? ओपन सरफेस। आप बोलोगे सर हमने, आपने तो क्लोज सरफेस के लिए भी किया था। नहीं, मैंने नहीं किया था। मैंने जो क्लोज सरफेस यहां पर लिया था ना, देखिए उसको भी मैंने तोड़ के 6 ओपन सरफेस करके सॉल्व किया था। ये सुनो, ये सुनो, उसको भी मैंने तोड़ के। तो फाई का 2 फॉर्मूला है बच्चों, एक है ई डॉट एस, दिस फॉर्मूला यानी कि ई एस कॉस थीटा जो बोलते हो ना, दैट इज वैलिड ओनली फॉर कौन सी सरफेस? ओपन सरफेस। Open surface. समझ लो बात को। अगर आप Yes, बोलोगे sir. सर क्लोज सरफेस होगा तो क्या करें? क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकालने के लिए गॉस लॉ अप्लाई होता है। यहाँ पर फ्लक्स खत्म हो जाएगा, गॉस लॉ आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes. ये सुनो, यहाँ Yes, पर yes, यहीं sir. पर आएगा गॉस लॉ। Yes, sir. गॉस लॉ विल कम इनटू प्ले। एक क्लोज सरफेस है बच्चों। अच्छा, पहली कंडीशन, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक के अंदर का है तब तो फ्लक्स 0 ही है, लेकिन उसके अंदर अगर मैं चार्ज रख लूं क्यू चार्ज, समझ रहे हो, फ्लक्स, ये फॉर्मूला कुछ भी काम नहीं आएगा। फील्ड ही नहीं है भाई। अरे भाई फील्ड होता तो ई डॉट एस डालते ना, अब तो फील्ड ही नहीं है, क्या करोगे? इसके लिए आपको डालना पड़ेगा गॉस लॉ। इफ ए चार्ज इज एनक्लोज्ड, क्या बताया मैंने? अगर कोई चार्ज क्लोज्ड सरफेस के अंदर छिपके बैठा है तो क्या करोगे? फ्लक्स के लिए फ्लक्स इज इक्वल टू सिंपली चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। ये है आपका गॉस लॉ। समझ रहे हो? ये सुनो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझे बात को? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Yes, sir. अब इसमें से कितने वैरायटी के क्वेश्चन में कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये सुनो, Yes, Yes. sir. ठीक है। Yes, अच्छा sir. अच्छा, तो अगर मैं यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले भी लूं बच्चों, तो फील्ड की वजह से तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये बात तो सही है, आप सबको पता ही है। क्लोज्ड सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड की वजह से फ्लक्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन चार्ज की वजह से भी तो आएगा ना, क्योंकि चार्ज का भी तो कुछ फील्ड होगा खुद का भाई। ये सुनो, Yes, उसका भी sir. तो कुछ फील्ड होगा, तो उस फील्ड की वजह से देखिए यहाँ पर 2 फील्ड आ चुके हैं। एक एक्सटर्नल फील्ड था और उसके अंदर जो चार्ज था उसके वजह से भी एक फील्ड आ जाएगा, तो उसका भी तो एक दूसरा फील्ड है, उस फील्ड की वजह से तो आएगा ना। ये सुनो, Yes, sir. अब उसके लिए फ्लक्स क्या करना है? Yes, डेरिवेशन है, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिखो नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना चार्ज एनक्लोज है उसके अंदर, छिपके बैठा है, क्यू बाय एप्सिलॉन। क्यू चार्ज छिपा है ना। ये सुनो, Yes, sir. तो अच्छा, अब मजेदार क्वेश्चन देखिए। अब मजेदार क्वेश्चन क्या क्या नीट में आए थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने लिस्ट अप नहीं किया है, लेकिन पूछता जा रहा हूं, आप बताते जाइए, आपको आता जाएगा। ठीक है, एक क्यूब था बच्चों जिसका लेंथ था एल, इसके अंदर छिपके बैठा है क्यू चार्ज। अब बताइए फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना होगा? कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जितना एनक्लोज उसके अंदर छिपा है, टोटल कितना छिपा है? क्यू चार्ज छिपा है ना, डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट। अगर माइनस क्यू चार्ज छिपा होता तो कितना होता? माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? Yes, sir. अगर अच्छा क्वेश्चन देखिए, नीट में क्या पूछा था, बोर्ड में पूछा जाता है, डाइपोल छिपा है। डाइपोल का मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, क्यू, समझ लो बात को। Yes, sir. डाइपोल छिपा होता है इसके अंदर, अब बताइए क्या होगा? 0. ऑब्वियसली इट विल बी 0 ना, क्यू Yes, sir. क्यू। तो फाई इज इक्वल, जितने हो सकते हैं मैं सारे करवा रहा हूँ, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितने? एक था क्यू, एक था माइनस क्यू। डाइपोल का मतलब ही तो यही है ना, प्लस माइनस क्यू, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आंसर 0 हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. डाइपोल छिपा होगा तो 0 हो जाएगा। अरे भाई ये सुनो, Yes, sir.
और कुछ क्वेश्चन को चेंज करके पूछ रहा हूँ। ये क्लोज सरफेस है, मतलब एक बैलून है, बैलून के अंदर 2 कूलम है, -3 कूलम है, -5 कूलम है। बताइए नेट फ्लक्स कितना है? क्विक 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 क्विक। अरे भाई -8 + 2 -6 कूलम होगा ना, -6 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, खत्म। सर इसमें सोचने वाली बात, नेट चार्ज निकाल लो भाई, एडिशन मल्टी सब्ट्रैक्शन। ये मैं जानबूझकर इतनी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, कर लोगे ना इसको? यस यस सर अच्छा, सर तो अब देखिए एक क्यूब है, ये भी एक क्वेश्चन नीट में पूछा था। देखिए जितने क्वेश्चन पूछे हम क्विकली, मतलब ओरल क्वेश्चन है, मतलब विदाउट पेन पेपर आप कर लोगे, ठीक है। तो इसके अंदर लेट अस सपोज 2 कूलम का चार्ज था। बताइए क्विकली कितना होगा उसके, ये इनक्लोज है तो कितना होगा उसका फ्लक्स? क्विक 2/ε0 हो गया। बार्सिलोना अब क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, चार्ज को चेंज करोगे तो ये चेंज होता जाएगा। ये सुनो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यूब को मैंने बड़ा कर दिया, इसका लेंथ L था, एक बड़ा क्यूब मैंने ले लिया, 2L कर दिया। क्या होगा फ्लक्स में चेंजेस, क्या होगा? सर 2/ε0 कुछ चेंज नहीं होगा। वेरी वेरी गुड, कुछ चेंज नहीं होगा भाई। ये क्लोज सरफेस के साइज और शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। समझ रहे हो मेरी बात को? कितना बड़ा या कितना छोटा लिया है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, as long as the charge is completely enclosed। समझ लो, कंडीशन गॉस लॉ के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना है, चार्ज उसके अंदर होना चाहिए। वो क्लोज सरफेस कितना बड़ा या छोटा हो सकता है। समझे मेरी बात को? यस सर एक क्वेश्चन पूछा था नीट में, एक स्पीयर था, रेडियस r था, उसके अंदर क्यू चार्ज था, तो फ्लक्स था फाई। अगर मैं उसको डबल कर दूं रेडियस को, तो क्या होगा फ्लक्स में? वही फाई होगा। समझ गए बात को? खत्म, ये हुआ, नेक्स्ट टॉपिक खत्म हो गया हमारा। अब आते हैं और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको डील करते हैं। पहले देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा था 2007 में, इसको ले लेते हैं अभी। देखिए समझ बात को। अब देखिए मजेदार बात क्या है, ये हॉलो सिलिंड्रिकल, एक हॉलो सिलेंडर है बच्चों, जो घर में आप यूज करते हो, हॉलो है, गैस खत्म हो चुका है उसका, हॉलो है, उसके अंदर चार्ज क्यू है, समझ, उसके अंदर चार्ज क्यू है। अरे भाई ये सुनो, इतना दे दिया तो बता दीजिए नेट फ्लक्स कितना होगा, इतने से ही आप बता दोगे, पढ़ने की जरूरत नहीं। Q/ε0 अरे भाई सिलेंडर हो, स्पीयर हो, क्यूब हो, घर हो, भेजा हो, कुछ भी हो, क्यू चार्ज अगर उसके अंदर है तो Q/ε0, खत्म। यस और नो? ये तो आपने बोल दिया। अच्छा, अब क्या पूछा है देखिए, इफ फाई इज दी, ये नेट फ्लक्स हमने निकाल लिया टोटल क्यूब के थ्रू। अब पूछा इफ फाई इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ बी। अच्छा, ये जो क्लोज सरफेस है बच्चों, क्लोज गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कौन सी सरफेस, ओपन या क्लोज? क्लोज सरफेस। क्योंकि क्लोज था इसलिए मैंने ये डाल पाया, अगर ओपन होता तो E.S वाला फॉर्मूला डालता। ये सुनो, बताइए। यस सर। समझ रहे हो ना, किस क्या मतलब अप्लाई कर रहा हूं वो भी क्लियर होना चाहिए। तो ये हो गया Q/ε0, ठीक है। अब बच्चों ये जो टोटल क्लोज्ड सरफेस है, ये सिलेंडर, टोटल सिलेंडर के लिए मैंने डाला था। अब ये कितने सरफेस से बना है मैंने बताया था आपको। अब देखिए एक एक वर्ड मेरा इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था ना, एवरी क्लोज सरफेस इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 ओपन सरफेसेस। ये सुनो, तो ये किसकी सरफेस तो इसको अगर तोड़ के लिखूं, फाई A + फाई B + फाई C = Q/ε लिखूंगा। सही है या नहीं? यस सर ये सब अच्छा। अब मजेदार बात देखिए, अगर ये +Q छिपा है उसके अंदर, और A यानी कि A के थ्रू जितना निकलेगा B C के थ्रू भी इतना निकलेगा, ये बाय प्योर लॉजिक, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है, क्योंकि A का सरफेस एरिया जितना है C का भी उतना ही है। बेटा ये सुनो, ये सुनो, तो A में से जितना निकलेगा, आप बोलोगे सर निकलेगा क्यों, अंदर क्यों नहीं जाएगा? भाई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड ही होंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ये सुनो, यस सर तो आउटवर्ड ही होंगे, तो इसका A का एरिया वेक्टर जिस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस तरफ होगा। C का देखिए दोनों सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ होगा, एरिया वेक्टर भी उस तरफ होगा, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। देखिए बाहर जो निकलने वाले फ्लक्स है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। समझ में आ रहा है धीरे धीरे मैं क्या बता रहा था? यस सर तो A में से जितना निकलेगा C में से निकलेगा, क्यों? दोनों का एरिया सेम है। ये सुनो, दोनों का एरिया सेम है ना, तो मैं दोनों को लिख लू 2 फाई A + फाई B। अब फाई B की जगह वो दिया है फाई, फ्लक्स लिंक्ड विथ B कितना दिया है फाई, तो फाई B की जगह फाई लिख लेता हूं, ठीक है ना? ये सुनो, यस सर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो Q/ε0 हो गया। अब पूछा क्या है, किया गया है लिंक, फ्लक्स लिंक्ड विथ प्लेन सरफेस A के सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक है, बताइए क्या क्वेश्चन हुआ है? 2 फाई = Q/ε0 - फाई। अरे भाई ये सुनो, तो फाई A की वैल्यू हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? 1/2 डी वाला
ये हुआ कोई क्वेश्चन? यही है नीट। आप देख रहे हो मैंने सारा क्वेश्चन नीट का करवा रहा हूँ, देख रहे हो कितना इजी है? यस सर। ये सुनो, यस सर। हो गया क्वेश्चन। सी के थ्रू पूछा होता सर इतना ही होगा, सर इतना ही होगा, ए के थ्रू जितना था सी के थ्रू भी उतना होगा। बेटा ये सुनो, कर लो इसको। यस सर। अगर वो चार्ज एनक्लोज नहीं होता, कोई भी चार्ज नहीं होता उसके अंदर, तो फ्लक्स कितना होता? जीरो होता, क्योंकि उसके अंदर चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज एनक्लोज कितना होता? ये जीरो हो जाता ना। ये सुनो, चार्ज Yes, sir. एनक्लोज को अगर जीरो कर दूं तो जीरो हो जाएगा, डाइपोल रख दूं तो भी जीरो हो जाएगा। कुछ भी करते रहो क्वेश्चन। ये सुनो, बताइए कर लोगे इसको? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये आया था 2011, यही है नीट भाई। नीट तो सबसे इजी है। ए चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फीरिकल सरफेस। एक स्फीरिकल सरफेस था, उसके अंदर चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स? वही से बता दीजिए, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब वो बोल रहा है इफ द रेडियस इज डबल। अब ये तो मैंने करवा ही दिया, रेडियस को डबल कर लोगे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। सेम। अरे कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। Remains the Option same. C. C. सी, ठीक है ना? खत्म। देखिए यही नीट का क्वेश्चन 11, 7 एक एक क्वेश्चन इसमें से आता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। क्यूब के सेंटर पे चार्ज लोकेटेड है। क्यूब के कहां पर है? सेंटर में। बता दो, फ्लक्स बता दो, क्वेश्चन मत पढ़ो, बताओ डायरेक्ट आंसर ही बताओ, कुछ भी पूछा हो आंसर। क्यू चार्ज बाई के एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। Yes, sir. क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सुनो। यस सर। अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या पूछा है। ये तो दिख नहीं रहा है उस तरह का आंसर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। भाई ये जो टोटल फ्लक्स है क्यूब के थ्रू निकल रहा है, क्यूब के थ्रू कितना निकल रहा है? टोटल फ्लक्स कितना है? नेट फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब Yes, ये sir. जो टोटल फ्लक्स है इसको कितने फेज से शेयर कर रहे हैं? द टोटल फ्लो 6 फेज। तो अरे समझ लो, ईच फेज का फ्लक्स तो अगर 5 बोल दूं ना, अरे ये सुनो, तो Yes, 5 sir. नेट, 5 नेट कितना बन रहा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी Yes, कि sir. 6 5 6 5 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4 प्लस 5 4 5 प्लस 5 6 मिलके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ईच फेज के थ्रू कितना होगा? क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। यस बेटा ये सुनो, तो 5 Yes, ईच sir. फेज के थ्रू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये भी नहीं दिख रहा है, होगा 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 कहीं पर देखिए, पाई के साथ पाई, 4 के साथ 4, ये आंसर है बी। ठीक है ना? Yes, अरे sir. ये तो जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। देखिए क्यू बाई 6 एप्सिलॉन कौन सा ऑप्शन ढूंढ दिया? इसको थोड़ा B. देखिए, है डिफिकल्ट? आप खुद सोचिए, डिफिकल्ट है क्या? नो सर। इजी है, यस सर। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर लोगे इसको। थोड़ा एडवांस लेवल में जाए, थोड़ा सा 10:13 हो गया, टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है। अच्छा, और थोड़ा जेई लेवल के क्वेश्चन भी थोड़ा एडवांस जाते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, देखिए, क्योंकि ये सब तो आप कर लोगे नीट पे, जो इतना ही आएगा नीट में, और कुछ नहीं आएगा। अब मैं जो करवा रहा हूँ, वर्स्ट केस में अगर बहुत डिफिकल्ट हुआ तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जो जो क्वेश्चन में नीट में सारे क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए, ठीक है? अब देखिए, शायद ये क्वेश्चन कभी आ जाए डिफिकल्ट। डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी है। सेंटर पे रखा था क्यू चार्ज, तो फ्लक्स कितना था? Q by epsilon naught. ठीक, ये तो कर ही लोगे सब लोग यही बोल रहे हो। ये सुनो, अगर Yes. अगर उसको मैं एक फेस के सेंटर पे रखूं, क्यू चार्ज को फेस के सेंटर पे रखूं, अच्छा, बाय कन्वेंशन हम चार्ज को एक छोटा सा स्पीयर की तरह मानते हैं, ठीक है ना? चार्ज को कैसे मानते हैं? स्फीयर। स्पीयर की तरह मानते हैं। अब मैं अगर सेंटर पे, क्यूब के बॉडी के सेंटर पे रखूं, तब तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर फेस के सेंटर पे रखूं लेके, तो अगर ये स्पीयर होगा, उसका आधा पोर्शन अंदर रहेगा, आधा बाहर रहेगा। यस और नो भाई? यस Yes, सर। sir. तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? जितना अंदर है Q by वही 2 कंट्रीब्यूट epsilon करेगा, वही कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स में। क्यू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. अरे यस और नो? यस सर। Yes, sir. इस क्वेश्चन को और एक तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप फेज के सेंटर में रख रहे हो, मैं पूछूंगा बच्चों, और एक क्यूब लाके अगर मैं इसके साइड में जोड़ दूं, तो क्या वो कंप्लीटली एनक्लोज हो जाएगा? यस सर। यस। तो Yes, sir. यानी कि Yes, sir. टू क्यूब में टोटल चार्ज एनक्लोज हो रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, टोटल एनक्लोज हो रहा है ना, क्यू चार्ज अंदर पूरा आ रहा है। तो Yes, एक क्यूब के अंदर कितना रहेगा? क्यू बाई 2 Q by एप्सिलॉन 2 नॉट। ये भी epsilon कर naught. लो आप, Epsilon naught. ये उससे भी इजी प्रोसेस है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब मजेदार क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाते हैं। अगर एज में रख दूं, कोई साइड के एज में,
तो Q अब by बताइए 4 मुझे, epsilon naught. अब आप सोचिए कितना, epsilon अब सोचिए कितना मैं क्यूब लूं तो कंप्लीटली इनक्लोज हो जाएगा, 4 क्यूब Four. लूंगा, 4 क्यूब लूंगा तो क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो एक क्यूब के अंदर कितना बचेगा, समझ रहे हो बात को? epsilon अच्छा ये भी कर लोगे आप, और थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं, वर्टेक्स पे रख देंगे तो अब Q by कितना, 8 epsilon naught. समझ लो ना, कितने चार्ज, कितने क्यूब लूंगा तो कंप्लीटली इनक्लोज हो जाएगा, समझ लो बात कोई, 8, तो एक के अंदर कितना आ जाएगा, क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, समझ लो बात को? यस सर। Sir, ये जरूरत से ज्यादा हो गया, अगर और चाहोगे तो और डीप जाएंगे, और थोड़ा जाएं, और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाएं, yes sir. यस सर। देखिए Yes, sir. और भी, तो आप समझ रहे हो इसलिए मैं डीप जा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर समझ नहीं पाते तो मैं नहीं बताता। अच्छा सुनिए, सब लोग सुन रहे हो मेरी बात थोड़ा? Yes sir. ये नीट में नहीं आएगा, लेट मी क्लियर इट, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, नीट में नहीं आएगा इतनी लेवल की क्वेश्चन, लेकिन आप समझ पा रहे हो, कर रहे हो, इसलिए मैं और भी डीप जा रहा हूँ, ठीक है ना? देखिए Yes sir. अच्छा, फेस के सेंटर पे अगर रख दूं तो फ्लक्स कितना होगा, ये आपको Q by पता 2 है, epsilon. Q by 2 By epsilon naught. epsilon, ये तो होगा ही। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये दिस इज द टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों ये सरफेस को मैं नाम देता हूं ए के थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है मुझे बताइए, थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सुनने मेरी बात, मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा चाहूंगा अगर आप दोगे ना, उसके बाद 10:30 के बाद, यस ताकि सर। मैं जो जहां तक सोचा था पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि आज के बाद क्लास खत्म है मेरा, तो सुन रहे हो मेरी बात को ना? तो ए Yes, सरफेस sir. के थ्रू पूछा गया है, देखिए ये जो सर्फ मतलब क्यू बाई क्यू जो चार्ज था वो किस सरफेस के ऊपर रखा है, जिस सरफेस के ऊपर रखा है मैंने, जिस सरफेस के ऊपर रखा है, तो नेट फ्लक्स कितना हो रहा है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो रहा है टोटल क्यूब के थ्रू, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes sir. वो जो होगा ना वो कितने सरफेस के थ्रू शेयर होगा, 5 Six. सरफेस के थ्रू, नो 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 5 सरफेस के थ्रू। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, जिस सरफेस में क्यू चार्ज है वो सरफेस कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिस सरफेस में क्यू है वो सरफेस कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, समझो बात को, ठीक है? तो कितने सरफेस में होगा, ये वाला सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, नीचे वाला सरफेस, तो 5 सरफेसेस, 5 सरफेस में हो रहा है कितना चार्ज, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे समझ रहे हो, जो 5 नेट था वो एक्चुअल में कितने सरफेस के थ्रू कंट्रीब्यूट हो रहा है, 5 सरफेसेस के थ्रू, ये सुनो, तो एक Sir. सरफेस के थ्रू कितना आ जाएगा, क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, 10 एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो? अब आप बोलोगे सर अगर बॉडी के सेंटर पे रखते थे तब तो हो रहा था, देखिए तब तो कोई भी सरफेस कांटेक्ट में नहीं था ना चार्ज के, समझ रहे हो? जो 5 नेट था तो वो कितने सरफेस के थ्रू था, 6 surfaces. 6 सरफेसेस के थ्रू था, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस के थ्रू कितना आ जाएगा, क्यू बाई 6 Q by एप्सिलॉन 6 नॉट, epsilon naught. समझ रहे हो? जेई Yes, मेन और sir. एडवांस में 1-2 क्वेश्चन आए थे, बता रहा हूँ आपको। हेलो, सुन रहे हो मेरी बात को? हेलो हेलो, Yes sir. Yes, sir. अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा बात। अगर मैं एज पे रख दूं, यहां पर रख दूं, अब आपसे पूछूंगा बच्चों, मैं नाम दे देता हूं, ये है पहला सरफेस, ये है दूसरा सरफेस, आपके सामने वाला है तीसरा सरफेस, सॉरी नीचे वाला है तीसरा सरफेस, ऊपर वाला है चौथा सरफेस, आपके सामने वाला है 5वां सरफेस, पीछे वाला है 6th सरफेस। ये जो साइड है बच्चों, ये जो साइड है ये कौन से 2 सरफेस के साथ शेयर हो रहा है, 1 बताइए? and 5. पहला और 5, 1 और 5, समझ रहे हो? यानी कि जो जो सरफेस मिलके ये साइड बन रहा है ना, वो दोनों कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, समझे मेरी बात को? Yes sir. समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यस सर। अब 5 नेट कितना आना चाहिए, ए मतलब साइड पे रखोगे तो क्यू बाई 4 एप्सिलॉन 4 नॉट आया था, epsilon naught. Yes, क्या आया sir. था? लेकिन ये जो है वो कितने सरफेस पे कंट्रीब्यूट हो रहा है, 4 सरफेस, Our समझ रहे हो? समझ लो बात को, 4 5 इक्वल टू क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ईच सरफेस यानी कि चौथा सरफेस, दूसरा सरफेस, छठा सरफेस और तीसरा, 5 कितना आ जाएगा, क्यू बाई 16 एप्सिलॉन, समझ लो बात को? अगर Yes, मैं पूछूं कि 5 थ्रू फर्स्ट सरफेस, द आंसर इज 0, 5 थ्रू 5th सरफेस, द आंसर विल बी 0। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ये जेई मेन का क्वेश्चन, समझ रहे हो मेरी बात को ना? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ो और डिफिकल्ट बनाओ थोड़ा क्वेश्चन को। यस सर। अच्छा देखिए, और नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि बच्चों ये वाला सरफेस ले रहा हूं, ये वाला वर्टेक्स ले रहा हूं, देखिए ये वाला वर्टेक्स ले रहा हूं, अब आप मुझे बताइए तो टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, 5 नेट तो वर्टेक्स पे रखूंगा तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन कितने सरफेस के थ्रू वो सरफेस शेयर हो रहा है, 3 सरफेस के थ्रू, जो 3 सरफेस मिलके ये वर्टेक्स बना है ना, वो तीनों के थ्रू, मतलब चौथे 5 थ्रू 4th सरफेस 0,
फाई थ्रू फर्स्ट सरफेस इज 0, फाई थ्रू कौन सा सरफेस बचा, फिफ्थ सरफेस, 5 ऑल्सो 0। इन तीनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, समझ रहे हो। तो Yes, sir. बाकी जो तो टोटल फ्लक्स था वो 3 सरफेस में शेयर हुआ, ये सो नो, क्या मैं सही Yes, बोल रहा हूँ। yes sir, तो ईच सरफेस के थ्रू बाकी जो 3 दूर वाले जो सरफेस है जो इस वर्टेक्स के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो ईच सरफेस के थ्रू कितना आ जाएगा, q by 24। 24 epsilon naught, ये सो नो। तो अगर Yes, sir. पूछा जाए Yes, आपके सेकंड सरफेस के थ्रू कितना है, q by 24, यहां तक नहीं जाएगा, लेकिन आई होप यू गॉट द पॉइंट। yes आ Yes, sir, गया सब कुछ समझ में। यस सर। Yes, और sir. और 10 मिनट है, कंटिन्यू करें। yes Yes, sir, sir. आई एम सो हैप्पी विथ यू ऑल, आई होप आप भी मेरी बात सब थोड़ी बहुत अब समझने लगे हो। यस और नो, आई एम Yes, सो sir. हैप्पी, कांग्रेचुलेशन टू Yes, ऑल ऑफ sir. यू कि सब लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आंसर कर रहे हो, वेरी वेरी गुड। ओके, इस हिसाब से पढ़ोगे तो बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो आप लोग। समझ में आ रहा है सब कुछ। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब चलिए और Yes, थोड़ा sir. क्वेश्चन को मजेदार बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए और एक वैरायटी की क्वेश्चन है बच्चों, 10 मिनट है, कर दबा के करते हैं क्वेश्चन। देखिए, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मतलब जितने कॉन्सेप्ट है उसी के अंदर हमने 40-45 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लिया। अब देखिए, दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ठीक है, yes sir, दोनों के जो दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो सबको याद ही है, या तो होना चाहिए, ये सुनो। yes sir, अब पूछा गया था, ये 2020 का क्वेश्चन, सॉरी 19 का क्वेश्चन था, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन था, पिछले साल का क्वेश्चन था। लैम्डा लैम्डा है, दो पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल क्या थे, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे। देखिए अब ये मत पूछिए, अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है क्योंकि ये प्लस है, दोनों ही प्लस है, समझ लो, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस ही है। अब आपको सेंटर में उन दोनों के बीच में डिस्टेंस गिवन है 2r, कितना गिवन है 2r, अरे भाई ये सुनो। Yes, sir. यस सर। yes sir, अब आपको पूछा है मिड पॉइंट में निकाल के बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ कितना होगा, ये क्वेश्चन पिछले साल का नीट का क्वेश्चन, हर बार आता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, निकालते हैं। देखिए, अच्छा, इस लैम्डा की वजह से बच्चों पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो ऑब्वियसली अवे ही होगा, इसकी वजह Yes, से, जिसको मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। yes sir, Yes, sir. मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसको मैं दे देता हूँ 1 पहला, इसको दे देता हूँ दूसरा, तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इक्वल टू, फॉर्मूला देख के बताइए, लैम्डा बाई lambda by 2 2, पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। अरे टोटल था 2r था, तो उसका आधा हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। yes sir, और दूसरे के लिए मैं ब्लू कलर में ड्रॉ करता हूँ, किस तरफ होगा, ओ पॉइंट पे, इस तरफ होगा। बेटा ये सुनो, लैम्डा sir. बाई Yes, sir. 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर हो जाएगा। capital R, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट है, आंसर 0 होगा, ये सुनो। Yes, sir. yes sir, यस सर। खत्म। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं थोड़ा डिफिकल्ट बनाता हूँ, शायद आ जाए जेईई मेन के लेवल पे, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ पी पॉइंट, थोड़ा यहाँ पर पी पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ आर पॉइंट, समझ रहे हो। हम थोड़ा डिफिकल्ट sir. लेवल के करते हैं ताकि और नीट का क्वेश्चन और भी इजी लगे, ठीक है ना। इस डिस्टेंस को मैं आर ले लेता हूँ, बताइए यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, क्या मैं सही बोल रहा हूँ। Yes, sir. yes sir, इस लाइन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ही होगा, away ये होगा, सुनो, बताइए। लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का अलग होगा, इसके पहले Yes, लाइन sir. के लिए क्या होगा, लैम्डा Lambda बाई 2 epsilon पाई pi एप्सिलॉन epsilon नॉट, naught डिस्टेंस 3r, कितना 3r। Yeah. Yes, sir. अरे बेटा ये 3r. सुनो, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2r था 3r, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई 2 pi एप्सिलॉन epsilon नॉट r। naught r, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये सुनो, Yes, sir. लेकिन Yes, sir. लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो वेक्टर सेम Same डायरेक्शन में है, direction. ट्रिक बताया था कल। ये सुनो, देख रहे हो कितना अप्लाई हो रहा है ट्रिक, दो वेक्टर Yes. सेम डायरेक्शन है तो वेक्टर अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐड कर दो भाई। ये सुनो, yes Yes, sir, sir. तो आंसर Yes, आ sir. जाएगा आर पे। यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, बताइए, इस तरफ आ जाएगा, पहले इसके लिए इस तरफ आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, इसके लिए भी आंसर तो उतना ही आएगा, लेकिन Yes, sir. समझ लो Direction डायरेक्शन opposite. माइनस आई कैप आएगा, इसका आएगा प्लस आई कैप, समझ लो बात को। Yes, यस sir. सर। भले अब इसको क्वेश्चन को मैं और दो तीन क्वेश्चन आपको देता हूं प्रैक्टिस के लिए, इसके ऊपर आप खुद कीजिएगा, ठीक है ना। ये अब क्या कीजिए, एक को पॉजिटिव ले लीजिए, एक अब देखिए, दो क्वेश्चन के लेवल तो समझ गए आप, क्वेश्चन किस टॉपिक में से आता है ये तो समझ गए ना। अब Yes, देखिए sir. क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे किया जाता है, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के हर साल पूछा जाएगा, क्वेश्चन यही है, एक को लैम्डा ले लो, दूसरे को माइनस लैम्डा ले लिया, बाकी वही क्वेश्चन है 2r है। अब बताइए क्या होगा, इसके लिए पहले के लिए क्या होगा, राइट को होगा,
लैम्डा दूसरे के लिए भी राइट की तरफ ही होगा, क्यों Right ही नेगेटिव है भाई, नेगेटिव है। अब Yes, sir. yes or no, तब कैंसिल होके जीरो हो रहे थे, अब ये दोनों आर डी हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा और क्या, अरे 2 टाइम्स हो जाएगा और क्या, समझ कर लोगे इसको। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए आज ज्यादा से ज्यादा यही तक पूछा जाएगा, लेकिन मैं और थोड़ा डिफिकल्ट बनाता हूँ ताकि आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करके मुझे भेजोगे आंसर, ठीक है। तो मैं 3 ले लेता हूँ, यहाँ तक आएगा नहीं, लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, हर एक के बीच में डिस्टेंस मैंने लिया है 2r, 2r, ये भी 2r ले, ये थोड़ा डिफिकल्ट बना लिया जानबूझकर, ठीक है ना। कितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके मिड पॉइंट पे निकालिए, p पॉइंट पे, यहाँ पर निकालिए q पॉइंट पे, बताओगे निकाल के। Yes, sir. Yes, sir. इसके वजह से फील्ड इसकी वजह से फील्ड इस तरफ होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड इस तरफ होगा, इसकी वजह से फील्ड इस तरफ होगा, ये सर नो, ये Yes, सर sir. नो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. इसको निकाल के आप खुद मुझे भेजिएगा। ये हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आखिरी क्वेश्चन जो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में से, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। डाइपोल को हम अगले लेक्चर में लेंगे फिर से, और देखिए बाकी मतलब लगभग सारे क्वेश्चन इसी के अंदर। अब मैंने क्या लिया है, इनफाइनाइट प्लेन सीट, समझ लो बात को बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. इनफाइनाइट प्लेन सीट। अच्छा, इसका अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ पूछा जाए आपसे, कैसे करोगे ग्राफ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, डिस्टेंस लोगे, तो ग्राफ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो ना, मतलब sir. डिस्टेंस Yes, sir. बढ़ाते जाओगे तो वो घटता जाएगा। लेकिन सबसे मजेदार चीज है ये वाला प्लेन सीट वाला, समझ रहे हो। लेकिन वॉल्यूम का तो हमने कर लिया था, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, वो तो कर लिया हमने, ये सुनो। अब Yes, sir. यही ये दुनिया में एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता भाई, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। आप इलेक्ट्रिक डिस्टेंस भले ही कितना भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ पा रहे हो मेरी बात को, Yes, sir. ये सर नो। ये एक Yes, ही sir. देखिए डिस्टेंस टर्म है ही नहीं, आपको हमेशा पढ़ाया जाता है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वॉल्यूम चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन एक ही है ऐसा सरफेस चार्ज जिसके लिए डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। मतलब अगर एक सीट है उसके पास में लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना आएगा, उससे इनफाइनाइट डिस्टेंस में लोगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसको याद रखिए, पूछा जा सकता है ये सर नो, क्योंकि डिस्टेंस Yes, टर्म sir. है ही नहीं इसमें। थोड़ा सा पानी पी लो, 2 मिनट और लेंगे। ओके, एक मिनट, ठीक है बच्चों, देखें अभी। Yes, sir. ओके, अभी थोड़ा थोड़ा मैं रिकवर कर चुका हूं। अच्छा देखिए, अब पूछा गया इनफाइनाइट सीट है बच्चों, ठीक है ना, सिग्मा है, ये भी प्लस सिग्मा है, ये भी प्लस सिग्मा है, दोनों का पॉजिटिव ही लिया है, ठीक है। अब देखिए Yes. क्वेश्चन का पैटर्न तो पता चल चुका है, लाइन के बारे में पूछा है तो सरफेस पूछ लिया जा सकता है, ये सुनो। लेकिन Yes, लेवल तो ये sir. क्वेश्चन का लेवल तो पता चल गया है आपको, वेटेज क्वेश्चन का। Yes, sir. अब देखिए पॉजिटिव के लिए क्यू पॉइंट पे क्या करूं मैं, बताइए। अच्छा, ये तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता बच्चा। अच्छा बच्चों, पॉजिटिव के लिए क्यू पॉइंट पे किस तरफ होगा, डायरेक्शन इस तरफ होगा, कितना होगा, Yes, sir. सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट Sigma होगा। by 2 epsilon naught. अच्छा, और इस पॉजिटिव के लिए इस पॉइंट पे कितना होगा, इस तरफ होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। Sigma by 2 epsilon. आंसर 0 हो जाएगा, खत्म बात। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हम याद रहे अगर ये मिड पॉइंट ना देते हुए यहाँ पर दे तब आंसर कितना होगा, तब भी 0 होगा, क्योंकि Same ही डिस्टेंस होगा। के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। अगर सुन पा रहे हो मेरी बात को, Yes, sir. Yes, sir. लाइन चार्ज तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता था, मिड पॉइंट दिया था, अगर अलग पॉइंट दिया होता तो अलग अलग निकलते डिस्टेंसेस, लेकिन ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब इन बिटवीन कोई भी पॉइंट लो आंसर 0 ही होगा। समझ लो मेरी बात को, ये सुनो, Yes, sir. कोई भी Yes, पॉइंट sir. आप ले लो ना, क्यों ना ले लो, आंसर 0 हो जाएगा। ये सुनो, Yes, ये sir. सुनो, Sir. ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं आर पॉइंट पे, बताइए मुझे, पहले हाँ, वाले बस- सीट के लिए अवे होगा, अवे होगा, Yes, और sir. डिस्टेंस की टेंशन तो लेना ही नहीं है यहाँ पर। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, ये तो सबसे मजेदार चीज है इसके बारे में, डिस्टेंस का टेंशन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिग्मा में 2 एप्सिलॉन नॉट ही हो हर जगह, Yes, कोई sir. भी समझ लो। और इसके लिए भी होगा कि इस तरफ होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, होगी कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई Sigma by By epsilon naught. 2 कैंसिल होके इतना हो जाएगा, आई डायरेक्शन आई कैप होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, उल्टा ही होगा, उतना ही होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप होगा। ये सुनो बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. क्या मेरी बात समझ में आई। Yes, Yes, sir. sir. लाते हैं कहानी में थोड़ा ट्विस्ट।
लाते हैं कहानी में थोड़ा ट्विस्ट, डिफिकल्ट बनाते हैं क्वेश्चन को थोड़ा। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको लेता हूं सिग्मा, इसको लेता हूं माइनस सिग्मा। बताइए क्या होगा बच्चों, यहां पर एक पॉइंट ले लूं पी पॉइंट, क्या होगा, माइनस की वजह से टुवर्ड्स होगा, प्लस की वजह से अवे होगा, क्या Away फर्क पड़ होगा। जाएगा, आंसर यहाँ पर ऐड हो जाएगा दोनों, क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। Epsilon naught. Yes, sir. क्या दोनों, अब yes. यहाँ पर लीजिए क्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस की वजह से टुवर्ड्स होगा और प्लस की वजह से अवे होगा, आंसर हो Away. जाएगा 0। 0. ये सुनो, यहाँ पर भी 0 होगा, आंख बंद करके बता सकते हो आप। Yes, sir. कहानी में लाते हैं और थोड़ा ट्विस्ट, सिग्मा ये है 2 सिग्मा, अब बताइए क्या होगा, समझ रहे हो। देखिए इस तरह से क्वेश्चन को चेंज किया जा सकता है। तो आप क्या करोगे अब, इसके लिए तो इस पॉइंट पे क्या होगा, पहले सीट के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस Yes, तरफ, sir. ये सुनो। और Yes, दूसरे sir. वाले के लिए किस तरफ होगा, अवे होगा, इस तरफ होगा शायद। Sigma by Yes, sir. epsilon naught. ये सुनो, यहाँ पर 2 सिग्मा है तो ऊपर 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ले लो। मतलब Sigma ऊपर by- वाला जो, सुनिए ऊपर वाला जो टर्म है ना वो चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर सिग्मा की जगह 2 सिग्मा था तो 2 सिग्मा लिखा, कोई क्या फर्क पड़ गया, समझो ना। यहाँ पर Yes, सिग्मा sir. था तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, नीचे तो 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा भाई, ऊपर चार्ज डेंसिटी जितना गिवन होगा उतना ले लो, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सुनो, तो नेट फील्ड Yes. कितना बन जाएगा, नेट फील्ड के लिए Sigma क्या by 2 लिखोगे, epsilon naught तो minus इक्वल I टू, देखिए इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वेक्टर लिख लो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किस डायरेक्शन में है, आई कैप की डायरेक्शन में, उसके साथ ऐड कर दो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप, जो आ जाएगा आंसर Minus वही होगा। समझो 2 तो कैंसिल हो गया था ना, ये माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, इस तरह से लिख लिया Yes, तो sir. कंफ्यूज होने की चांस ही नहीं है। यहाँ पर लोगे तो कितना होगा, प्लस की वजह से बता, मतलब सिग्मा की वजह से कितना होगा, अवे होगा, सिग्मा बाई Away. 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, 2 सिग्मा की वजह से भी अवे ही होगा, कितना हो जाएगा, Sigma by epsilon naught. नहीं हाँ वेरी गुड, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों दो सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड कर दो भाई, Yes, sir. समझ लो ना, या ये आ जाएगा 3 सिग्मा बाई 3 2 sigma by एप्सिलॉन 2 नॉट, epsilon naught I cap. ठीक है ना, आई कैप की डायरेक्शन में। तो इस हिसाब से और डिफिकल्ट बनाना चाहो तो और डिफिकल्ट बनाए क्या, देखिए अब मैं 2 प्लेट की जगह 3 प्लेट, अब ये जेई लेवल की क्वेश्चन है, सिग्मा 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 था, एक को सिग्मा ले लिया, दूसरे को माइनस सिग्मा ले लिया, तीसरे को 2 सिग्मा ले लिया, देख रहे हो क्वेश्चन का लेयर लेयर कैसे खुल के आ रहा है, समझ Yes, पा रहे हो ना मेरी बात को। अब Yes, क्या sir. फर्क पड़ जाए, अगर आपने समझा है तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, ये सुनो। Yes, sir. तो आप इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके ट्राई करके भेजिएगा, तो ये आएगा नहीं नीट में, मैं बता दे रहा हूँ ये आएगा नहीं, तो लेकिन आप पी क्यू पॉइंट पे कहीं पर भी निकाल के चाहो तो निकाल सकते हो। इस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 खत्म। अब 100 200 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स आएंगे, लेकिन मोटा मोटी बात ये थी, समझे, ये सुनो। Yes, 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 sir. sir. चार्ज समझना, हम चार्ज समझा पूरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक 0 लेवल से शुरू किया, चार्ज था उस कल थोड़ा मतलब तकलीफ थी मुझे बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, पर ये था चीजें, समझो ना बात को। चार्ज को हमने देखा, Yes, sir. चार्ज की प्रॉपर्टीज देखा, कूलम्ब्स का उसके एप्लीकेशन देखे, समझ लो मल्टीपल चार्जेस कैसे फोर्स डालते हैं उसको देखा हमने। उसके बाद जो मैंने किया था क्या, जो सिस्टम किया था ना, एक सीलिंग से 2 स्ट्रिंग अटैच हो तो इक्विलिब्रियम क्वेश्चन था, टैन थीटा निकाला था हमने, उसमें कॉन्सेप्ट में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद हमने देखा लाइंस ऑफ फोर्स, उसके प्रॉपर्टीज फिगर गिवन होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, चाहे लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होगा, लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज भी हमने देख लिया। ये सुनो, Yes, sir. Yes, sir. कॉन्टिन्यूस होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पॉजिटिव से ओरिजिनेट करेंगे, नेगेटिव पे टर्मिनेट करेंगे, ये सारी चीजें देख लिया। उसके बाद हमने फ्लक्स के बारे में समझा, सरफेसेस के बारे में समझा, ओपन सरफेस क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस के लिए ई डॉट एस था फॉर्मूला, और आपको एरिया वेक्टर कैसे चूज करना है वो भी मैंने बता दिया। ओपन सरफेस के लिए कैसे चूज करना है, ऑब्जर्व जिस तरफ है जी उसी परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। क्लोज सरफेस के लिए कुछ नहीं देखना है, आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। तो ओपन सरफेस के लिए ई डॉट एस, क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। और Yes, sir. चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे डालना होता है, सारे क्वेश्चन सब कुछ करवा दिया हमने। Yes, विश sir. यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ऑल द बेस्ट, you, sir. Thank you, sir. ऑल द बेस्ट।